आह, अभी को क्या पता था कि उसकी बात सुनकर प्रशा को गुस्सा आ जाएगा। वो फौरन उसे शांत करने लगा। प्रशा मैडम, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था, मैं तो विपिन सर से बात कर रहा था। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्हें दूसरों को खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए अब इन्हें कैसे वेटर से बातें सुननी पड़ रही हैं। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है ये। वे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। जितना ज्यादा वो बोल रहा था प्रशा को उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वही गुस्सा उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। अभी अब बड़ी ही मुश्किल में पड़ गया था। अचानक वेटर बीच में बोल पड़ा, अभी साहब। अभी ने उसे गुस्से में पूछा, क्या? वेटर ने खांसते हुए कहा, विपिन सर नहीं, प्रशा मैडम ने दावत दी है। उसे तो यही कहा गया था कि अभी के नाटक में मदद करे, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि प्रशा बिल भर रही थी। इससे पहले कि वो जाकर अभी को बताता, वो खुद ही वहां पर आ गया और फिर उन्हें कुछ भी बताना मुश्किल हो गया। अभी की आंखें बाहर निकल आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रशा मैडम दावत दे रही हैं? क्या ये सच था? ये कैसे हो गया? उसने कितनी बार प्रशा को खाने पर बुलाया, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। तो फिर वो इस विपिन के साथ खाना खाने क्यों आ गई थी? न सिर्फ खाना खा रही थी बल्कि वही उसे दावत दे रही थी। प्रशा अभी पर गुस्से से चिल्लाई, क्यों? अगर मेरे पास अभी पैसे कम पड़ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं झूठा दिखावा कर रही थी और इसलिए मुझे शर्म आनी चाहिए। उसका आज विपिन के सामने कई बार मजाक बन चुका था और अब अभी भी उसके जले पर नमक छिड़कने आ गया। प्रशा के सब्र का बांध टूटने लगा था। अभी की रोने वाली सूरत बन गई। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब उसे समझ आया कि गलती से उसने प्रशा को ही खरी खोटी सुना दी थी। वो गलतफहमी दूर करने की कोशिश करने लगा और हाथ हिलाते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बोलते बोलते वो हकलाने लगा था। लेकिन एक हाई लेवल का टीचर होने के कारण उसने पहले भी गंभीर हालात का सामना किया था, इसलिए गहरी सांस लेकर वो वापस स्थिर हुआ और फिर वेटर से बोला, कोई बात नहीं, प्रशा मैडम का कर्ज मेरा कर्ज है, मुझे बताओ कितना है, मैं बिल भर दूंगा। वेटर घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, आप तो हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? उसने वेटर को यही बातें दोहराने के लिए बोला था ताकि प्रशा के सामने उसका मान बढ़ सके। अभी अपनी थोड़ी और तारीफ करवाने के लिए इशारा कर ही रहा था कि प्रशा बोली, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बिल खुद भर सकती हूँ, ताकि लोग ये न बोलें कि मैं उदारता का झूठा नाटक कर रही थी। इतना कहकर उसने अपने बालों से एक पिन निकाला और वेटर को देते हुए कहा, ये पिन 5,000 रुपए का है, आप किसी भी स्पेशलिस्ट से जांच करवा सकते हैं। मैं इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। जब मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी तब आपसे ये पिन ले लूंगी। ये पिन पकड़कर वेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नाटक में ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया था उसे। अभी फौरन बोला, प्रशा मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सराय के मैनेजर को जानता हूँ, मैं कहूँगा तो वो आपके कर्ज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। प्रशा ने उसकी बात काट कर कहा, वो आपकी दिक्कत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। फिर वेटर की ओर देखकर बोली, अगर आप अभी किसी स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वेटर घबरा कर अभी की ओर देखने लगा। अभी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ओहो, विपिन को क्या पता था कि वो एक बार भी बिना किसी हंगामे के खाना नहीं खा पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए उसने वेटर से पेन वापस ली और प्रशा को देते हुए कहा, तुम ये कीमती पेन इसे क्यों दे रही हो? जो भी हमने खाया उसकी कीमत 12,800 नहीं है। इसे इस तरह पैसे देकर तो तुम खुद को ही अपने पैसे लुटेरों को दे रही हो। ये सरासर धोखा ही है। विपिन के मुंह से धोखा सुनकर वहां का मैनेजर भी आ गया और आते ही चिल्लाने लगा, धोखा? ये सराय 10 साल पुरानी है और आज तक यहाँ ऐसा तमाशा किसी ने नहीं किया। हमारी कीमतें बिल्कुल सही हैं और हम अपने कस्टमरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। आज तक एक भी इंसान को हमसे कोई शिकायत नहीं हुई, तो आप लुटेरा किसे कह रहे हैं? ये वही मैनेजर था जो पहले अभी से मिला था। वो पहले ही अभी से बात कर चुका था और अभी ने उसे इस नाटक में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन विपिन को धोखे की बात करते देख उससे रहा नहीं गया और वो वहां चला आया। सराय में हो रहे तमाशे ने कई लोगों का ध्यान उस ओर खींच लिया था और वे भी उनकी बातें सुन रहे थे। अगर वो बीच में ना आया और इस तमाशे को नहीं रोका तो सराय की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका बॉस उसे मार ही डालेगा। विपिन ने उसे देखा और फिर टेबल पर रखी प्लेटों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं लुटेरा किसे कह रहा हूँ? क्या अब ये भी मैं ही बोलकर बताऊं? उसकी बात सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ गया और वो बोला, हम अपनी हर डिश में सबसे अच्छी क्वालिटी के पदार्थ इस्तेमाल करते हैं,
और हमारा खाना बिल्कुल फ्रेश और पोषक है। कीमतें भी स्कूल के नियम के हिसाब से ही है। अगर तुम अपने लगाए हुए दोष साबित नहीं कर सकते तो भले ही तुम स्कूल के टीचर हो, तुम बिना बिल भरे यहाँ से जा नहीं पाओगे। एक सराय के लिए धोखेबाजी का दोष बहुत बड़ा होता था। अगर इसे अभी नहीं सुधारा गया तो क्या पता इसी के चलते कल सराय को बंद कर दिया जाए। ऐसी खबरें आग की तरह फैलती थी। अभी को पहले तो लगा कि इस बार भी विपिन बच जाएगा, लेकिन विपिन ने जब सराय पर अपने कस्टमर्स को लूटने का आरोप लगाया तो मैनेजर को गुस्सा होते देख अभी को लगा कि विपिन ने तो खुद ही ओखली में सिर मार दिया था। वो उन दोनों की लड़ाई हंस हंस कर देखने लगा। मैनेजर भले ही दूर से एक हंसमुख इंसान प्रतीत होता था, लेकिन जब सराय की इज्जत दाव पर हो तो वो पूरा सांड बन जाता था, जिसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। लगता है स्कूल के सबसे बेकार टीचर की किस्मत और खराब होने वाली थी। प्रशा भी मैनेजर को देखकर घबराने लगी थी। इतनी बड़ी सराय थी तो ये तो जाहिर था कि वे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते होंगे। मैनेजर की धमकी के बाद भी विपिन डरा नहीं और टेबल से उठकर बोला, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए साफ साफ बोलता हूँ। इस डिश मांस को खास फूलों में 3 दिन तक डुबा कर रखने के बाद बनाई जाती है, ताकि फूलों का अर्क उसमें चला जाए और पकते टाइम वो बाहर से कुरकुरा और अंदर से पोषक और स्वादिष्ट बने। लेकिन आपने तो उसे सिर्फ एक ही दिन डुबाया। वो दिखने में तो वैसा ही रहा, लेकिन उसके अंदर कोई अर्क घुसा ही नहीं। तो बिना अर्क के वो पोषक नहीं था, सिर्फ मांस था। और ये डिश तुम सबको बताते फिरते हो कि इस मछली को खास एक ठंडी जगह से बुलवाया जाता है, लेकिन असल में तो ये यहीं उगाई मछली है जो जंगलों में मिल जाती है। वे दोनों देखने में भले ही एक जैसी हों, लेकिन उनके अंदर के पोषक तत्व बिल्कुल अलग अलग हैं। वो थोड़ा ध्यान से देखे तो अंतर बता सकता है। और ये सब्जी मेनू में लिखा था कि इसे जंगली शेरों की गुफाओं से लाया गया है, लेकिन ये तो उस जैसा दिखने वाला कोई दूसरा पौधा है और ये तो जंगल में हर जगह पाया जाता है। इसका तना पतला है और इसके अंदर के पोषण में और सब्जी के पोषण में जमीन आसमान का अंतर है। इस तरह से चीजें बदलना लूटना नहीं तो और क्या है। इतनी आसानी से उसने हर डिश को बनाने का तरीका और उनकी कमियां बता दी। ये बातें सुनकर मैनेजर का गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सराय का मैनेजर होने के नाते उसे न सिर्फ कस्टमरों को संभालना होता था, बल्कि किचन की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना होता था। इसलिए उसे ये पता होना स्वाभाविक था कि विपिन की बातों में सच्चाई थी या नहीं। वो अच्छे से जानता था कि उसकी बात 100% सच थी। बॉस को इनके बारे में नहीं पता था। अपनी जेब भरने के लिए मैनेजर ने ही छिपकर किसी के हाथ से चीजें बदलवा ली थी। यहाँ तक कि प्रोफेशनल शेफ भी उन दोनों में फर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर इस आदमी को फर्क कैसे पता चला, वो भी इतना सटीक नहीं। हम बहुत दूर से यहाँ सिर्फ वो सब्जी खाने आए थे और यहाँ पता चल रहा है कि ये नकली है। मैंने यहाँ की मछली के बारे में सुना था और इतनी पोषक डिश खाने के लिए हम इतनी दूर तक आए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की। पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। स्कूल के सबसे अच्छे सराय अगर ऐसा काम करें तो वो भी अपने रेगुलर कस्टमर के साथ। मुझे क्या पता था कि ये लोग धोखेबाज हैं। विपिन के शब्द साफ और सही थे। उसने अपनी बातें सबूत के साथ पेश की थी। उसकी बातें सुनकर वहां बैठी भीड़ फौरन सख्ते में आ गई। ये सराय स्कूल का सबसे मशहूर सराय था। यहाँ की कई डिश खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें नकली चीजें परोसी जा रही थी। तुम झूठे। भीड़ को आवेश में आते देख मैनेजर को पसीना आने लगा। वो दांत भींचकर चिल्लाया। वो विपिन के आरोप को कैसे मान सकता था। उसके हार मानते ही सराय हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और उसका करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखेगा। अगर उसे पता होता कि यह आदमी शेफ है तो उसने अभी के प्लान के लिए कभी हाँ नहीं की होती। चाहे तो उसके लिए उसे मार ही क्यों न खानी पड़ती। विपिन ने उसे पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि आरोप झूठे हैं? मैनेजर ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल। तुम कह रहे हो खाना नकली है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? बल्कि मुझे तो तुम्हें झूठा दोष लगाने के आरोप में पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। विपिन ने देखा कि मैनेजर अब भी अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए वो बोला, सबूत? तो तुम्हें सबूत चाहिए, ठीक है। पहले विपिन इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिरकार दावत प्रशा दे रही थी तो उसे क्या फर्क पड़ता था कि बिल कितना आया था। लेकिन जब मैनेजर अपनी बात पर अड़ गया कि विपिन ही उल्टा झूठ बोल रहा था तो ये उसे ठीक नहीं लगा। मैनेजर के ऐसे व्यवहार के बाद वो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। मैंने अभी अभी कुछ डिश के नकली होने के सबूत दिए हैं।
सब लोग मेरे बताए अनुसार अपना अपना खाना जांच कर ये बता सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली। लेकिन ये मैनेजर अभी भी अपना दोष नहीं मान रहा है। आखिरकार आप लोग फर्क बता भी दें तो भी कई स्पेशलिस्ट ये फर्क नहीं बता सकते, इसलिए ये आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन विपिन ने आसपास देखा और एक महंगी वाइन की बोतल उठा ली और आगे बोला, लेकिन सभी लोग इस वाइन की बोतल की सच्चाई तो देख ही सकते हैं। एक कस्टमर ने पूछा, बोतल की सच्चाई? ये वाइन इस सराय की स्पेशल चीज है, ये तो सबको पता है। इसे यहीं बनाया जाता है। कई लोग दूर दूर से सिर्फ यही वाइन पीने यहाँ आते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वाइन भी नकली है? दूसरा कस्टमर भी बोला, ये वाइन इस सराय की ट्रेडमार्क वाइन है, तो कम से कम ये तो असली ही होगी। अगर ये भी नकली है तो शायद यहाँ सभी कुछ नकली होगा। विपिन को पता था कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसने भी मुस्कुराते हुए बोतल उठाई और सबको दिखाई। वाइन का नाम एरेन बोतल के कवर पर लिखा होता है। अगर ये सच में एरेन वाइन है तो इसकी कीमत वाकई 12,000 के बराबर ही होगी। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, इसके अंदर जो वाइन है वो एरेन नहीं बल्कि टाइगर है, जो कि पास ही के एक शहर में बनती है। इन दोनों वाइन का रंग और खुशबू एक ही जैसी होती है, लेकिन पहली वाइन को बनाने के लिए खास नेपल के अंगूर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दूसरी वाइन जंगली अंगूरों से बनाई जाती है, जिसे अगर ज्यादा पी लिया जाए तो वो इंसान के दिल और फेफड़े दोनों को खराब कर सकती है। टाइम के साथ ही ये वाइन इंसान के शरीर को नुकसान करती जाती है और उसकी तकनीक काम करना बंद कर देती है और एक दिन उसे जान से हाथ धोना पड़ जाता है। एरेन वाइन की जगह लोगों को नकली टाइगर वाइन देना। मैंने इस नकली वाइन के बारे में सुना था। इसका स्वाद बिल्कुल एरेन की तरह होता है। मैंने तो हमेशा इस सराय की सेवाओं पर विश्वास किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग अपने रेगुलर कस्टमर को भी इस तरह लूटेंगे। ये तो धोखा है। मैं इसकी खबर स्कूल अधिकारियों को दूंगा। जांच होनी ही चाहिए। अपने कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। जो कस्टमर इस पूरी घटना को देख रहे थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, सिर्फ तुम्हारे कहने से ये वाइन नकली नहीं हो जाएगी, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैनेजर गुस्से से बोला। विपिन ने शांति से उत्तर दिया, वाइन को आग से जलाया जा सकता है। ये बोतल अभी भी भरी हुई ही है, इसलिए इसे जलाकर देख सकते हैं। असली वाइन को जलाने से लिली के फूल की खुशबू आती है, जबकि नकली वाइन को जलाने के बाद सिर्फ जलने की बदबू ही आती है। कोई भी सुनकर बता सकता है कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। उसकी बात सुनकर मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए और वो बोला, तुम्हें कैसे? विपिन की बात बिल्कुल सटीक थी, लेकिन फर्क करने का ये तरीका सबको पता नहीं था। सिर्फ नकली वाइन बनाने वाले और उसे खरीदने वाले को ही ये फर्क करना आता था। मैनेजर ने भी इस तरीके के बारे में सिर्फ सुना था, इसे जांच कर कभी देखा नहीं था। लेकिन ये तरीका इसे कैसे पता चला? असल में बाकी कस्टमर को दी वाइन सब असली ही थी, लेकिन अभी के प्लान के बारे में सुनकर मैनेजर ने सोचा कि एक बेकार टीचर को भला असली नकली का फर्क कहाँ पता चलेगा, तो क्यों ना उसे नकली वाइन देकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं। लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ गया। न सिर्फ विपिन ने नकली वाइन को पहचान लिया, बल्कि उसे जांचने का तरीका भी बता दिया। अगर विपिन ने अपनी बात साबित कर दी तो लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि उनके पास असली वाइन ही है। मैनेजर को घबराता देख विपिन हल्के से मुस्कुराया। उसके बाद मैनेजर से बोला, क्यों, जलाकर देख लूं? अभी पता लग जाएगा वाइन असली है या नकली। फिर उसने बोतल उठाकर सारी वाइन जमीन पर गिरा दी। एक कागज का टुकड़ा उठाकर उसे आग लगाई और बिखरी हुई वाइन पर फेंक दिया। वाइन कागज को छूते ही जलने लगी और कुछ ही पल में जलने की दुर्गंध पूरे कमरे में फैलने लगी। बदबू इतनी तेज थी कि कई लोगों के सिर में दर्द होने लगा। उफ, कितनी बदबू! हम ये पी रहे थे। सराय सच में अपने कस्टमरों की इज्जत नहीं करता। अगर जलने की बदबू ही इतनी बुरी है तो ये असल में कितनी जहरीली होगी। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। मैं इस वाइन को 3 साल से पी रहा हूँ। मुझे न सिर्फ ये वाइन के पैसे वापस चाहिए, बल्कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। मेरी सेहत से खिलवाड़ किया तुमने। पूरी सराय में खलबली मच गई। सारे लोग मैनेजर के पास आने लगे। रितेश और अभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था ताकि विपिन को शर्मिंदा कर सके, लेकिन आखिर में न सिर्फ वो बच गया बल्कि सबके सामने हीरो बनकर आ गया। और इसी के साथ वे दोनों अब सबके सामने जोकर दिखाई दे रहे थे। मैनेजर अब तक अपने गुस्से पर काबू करके चुप खड़ा था, लेकिन अभी की बात सुनकर उसका आपा खो गया और उसने दोनों के मुंह पर लात मारी। क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब था जो ऐसा प्लान बनाया? हार्ड। मैनेजर लेवल 6 का लड़ाकू था। इससे पहले कि वे कुछ बोलते या करते उन्हें जोर से लात पड़ी। उन्हें तो दिन में ही तारे दिख गए और वे जमीन पर गिर पड़े। दोनों के चेहरे पर एक एक जूते का निशान छप गया।
इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि मैनेजर पागल हो गया था। अगर इन दोनों बेवकूफ़ों ने ये फालतू का प्लान ना बनाया होता तो आज ये नौबत ना आई होती। उसे अपना करियर डूबता नजर आ रहा था और अब उसे सराय के मालिक का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। इस घटना के बाद सराय की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और इसका असर बिजनेस पर पड़ना स्वाभाविक था। इस घटना का मुख्य कारण उसका इन दो बेवकूफों के प्लान में शामिल होना ही था। ना वो एक बेकार टीचर को शर्मिंदा करने में इतना साथ देता और ना ये घटना हुई होती। लेकिन ये आदमी टीचर एग्जाम में लास्ट कैसे आ सकता था? पहली रैंक वाला भी इतना अच्छा पारखी नहीं होगा। अगर उसे पहले ही पता होता कि वो इतना पारखी था तो उल्टा उसे परेशान करने की बजाय वो ये प्रार्थना करता कि कहीं वो नकली डिश पकड़ ना ले। लगता है अब कोई हमसे बिल नहीं लेना चाहता है। वहां के बदलते हालात देखकर विपिन ने प्रशा से कहा और वहां से चलने के लिए इशारा किया। अब जब मुसीबत सुलझ गई थी तो उनके वहां रुकने से क्या लाभ होता, इसलिए वहां से चले जाना ही बेहतर था। रुको। विपिन को आगे जाते देख प्रशा भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। उसे लगा था कि विपिन स्कूल का सबसे बेकार टीचर था और उसका तो टीचर होना भी शर्म की बात थी। लेकिन आधा दिन ही उसके साथ रहने पर उसे समझ आने लगा था कि वो अलग था और बेकार तो बिल्कुल नहीं था। उसे अब भी पूरी घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो विपिन की ओर देखकर बोली, आपको खाने के बारे में काफी जानकारी है, आप शेफ तो नहीं है ना? इस दुनिया में कई प्रोफेशन हुआ करते थे, शेफ उनमें से एक था। शेफ अक्सर इन गुणों के साथ ही पैदा होते थे। वे स्वाद को लेकर काफी संवेदनशील होते थे और इसलिए खाने की कमियां खामियां निकालने में बाकी इंसानों से कहीं ज्यादा माहिर होते थे। उनकी तकनीक बहुत मुश्किल तो नहीं होती थी, लेकिन ऐसे कई होटल और सराय थे जहां ऐसे लोगों को बहुत ही ऊंची सैलरी देकर काम पर रखा जाता था। शेफ लोग खाने के स्वाद और पोषण की सही जांच कर सकते थे ताकि उन होटल और सराय में खाने का स्तर ना गिरे। लेकिन ये प्रोफेशन सबसे छोटे प्रोफेशन में से एक था। दुनिया में कई हजार प्रोफेशन थे। वे 3 भागों में बटे थे, बड़े 9 रास्ते, बीच के 9 रास्ते और छोटे 9 रास्ते। दवाई बनाना, लोहार आदि प्रोफेशन जो किसी की युद्ध में या तकनीक सुधारने में मदद करते थे उन्हें बड़े 9 रास्ते में गिना जाता था। वहीं शेफ जैसे प्रोफेशन जो परंपरा में नहीं थे उन्हें छोटे रास्ते का दर्जा दिया जाता था। प्रशा के हिसाब से तो एक ऐसा इंसान जो इतनी बारीकी से खाने की कमियां निकाल ले वो एक शेफ ही हो सकता था। विपिन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कहा, हाँ, एक तरह से कह सकती हो। स्वर्ग की लाइब्रेरी इंसान की तकनीक से ज्यादा और भी कई चीजें जान सकती थी। वो जैसे जैसे डिश खाता जा रहा था वैसे वैसे उस डिश की गलतियां और कमियां उसके दिमाग में आती जा रही। उस ज्ञान के साथ तो मैनेजर की पोल खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। विपिन को शेफ होना स्वीकार करते देख प्रशा शुक्रिया कहने लगी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर वो नकली डिश के बारे में सबको ना बताता तो आज उसे पैसे कम होने की वजह से जरूर शर्मिंदा होना पड़ता। विपिन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ट्रीट तो आप ही ने दी थी ना। प्रशा ने कहा, तुमने कुछ मिनट पहले ही मेरी मदद की तो इसे मेरी ट्रीट कैसे कह सकते हैं? मैं अगली बार आपको जरूर ट्रीट दूंगी। विपिन ने 1 सेकंड सोचकर कहा, फिर से ट्रीट? नहीं, मैं कुछ और दिन जिंदा रहना चाहता हूँ। एक सुंदर लड़की के साथ खाना खाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो स्कूल में अपने लेवल को भली भांति जानता था। हो सकता था कि प्रशा सिर्फ सभ्यता की वजह से उसे दोबारा ट्रीट के लिए पूछ रही हो और सच में ना देना चाहती हो। और तो और अगर ऐसा हुआ तो लोग उससे जलेंगे और फिर उसे सबक सिखाने के लिए तरह तरह की परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। ऊपर से उसे बहुत काम था और इन झंझटों से निपटने में उसका कीमती वक्त बर्बाद हो जाता था। जो सिर दर्द होता था वो अलग। तुम जैसे ही उसे लगता कि विपिन आम इंसान की तरह नॉर्मल बात कर सकता था वो फिर प्रशा को गुस्सा दिला देता था। तो दोबारा इनकार करते देख प्रशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितने लोगों ने उसे खाने पर बुलाया लेकिन वो खुद ही मना कर देती थी और जब यहाँ वो खुद विपिन से पूछ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे एक जिद्दी बुजुर्ग से बात कर रही हो। प्रशा के गुस्से से बेखबर विपिन अपने कामों के बारे में सोच रहा था। उसे विदा लेते हुए कहा, अच्छा तो अब जब हम खाना खा चुके हैं और कोई और काम भी नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा। मुझे कुछ और काम पूरे करने हैं। रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विपिन को फिर बेरुखी से जाते देख प्रशा ने अपना गुस्सा काबू किया। फिर विपिन को रोककर बोली, तुमने भले ही आज मेरी मदद की हो और उसमें तुम्हारा शेफ प्रोफेशन आज काम आया, लेकिन आखिरकार ये प्रोफेशन एक छोटा प्रोफेशन ही है, इसलिए तुम्हें अपनी लड़ाई की टेक्निक को सुधारने में ही मेहनत करनी चाहिए।
इधर उधर टाइम बर्बाद ना किया करो। कुछ लेवल पार करने के बाद लड़ाकू बिना खाए भी जीवन बिता सकता था, इसलिए तरह तरह के खाने से उसे कोई फायदा नहीं होता। अगर शेफ प्रोफेशन से उन्हें शुरू में फायदा हो भी तो भी आगे जाकर एक लड़ाकू के लिए शेफ की तकनीक बेकार ही हो जाती थी। लड़ाकू को शेफ की टेक्निक सुधार कर कोई फायदा नहीं हो सकता। उससे बात करने के बाद वो जान गई थी कि विपिन उतना ही बेकार नहीं था, हो सकता था उसने शेफ टेक्निक पर ज्यादा मेहनत की होगी, इसलिए वो टीचर एग्जाम में फेल हो गया था। इसलिए गुस्सा होने के बाद भी वो उसे सलाह देने लगी। विपिन को पता था कि प्रशा सिर्फ उसी की भलाई के लिए सलाह दे रही थी, इसलिए विपिन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो वहां से जा ही रहा था कि उसे किसी के तेज कदमों की आवाज आई। विपिन, देखते हैं कि तुम आज कहाँ भागो, आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक चीख सुनाई दी। 2 आदमी और एक शेर उसकी ओर आ रहे थे। वे रितेश और अभी थे। उन दोनों के मुंह पर एक एक जूते का निशान दिख रहा था। उनका आधा चेहरा सूजा हुआ था और उनके मुंह से खून निकल रहा था। खासकर अभी का चेहरा तो पहचानने लायक भी नहीं बचा था। उसकी सुबह की चोटें भी ठीक नहीं हुई थी और अब वो और पिट गया था। उसका मुंह सूजा हुआ था और उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। उसने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था, उसे क्या पता था कि ना सिर्फ वो फेल हो जाएगा बल्कि उसे इतना पीट दिया जाएगा और सराय से उसका संबंध भी टूट जाएगा। अगर अब कोई और नई मुसीबत आ गई तो शायद उसके दादा भी उसे डांट दें। वो इतनी बेइज्जती चुपचाप कैसे सह सकता था। वो जितना आज की गतिविधियों के बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आ जाता था। इसलिए आज वो विपिन को नहीं छोड़ेगा। इतना सोचकर वो विपिन की ओर दौड़ा। अभी तुम क्या कर रहे हो? प्रशा को नहीं पता था कि अभी वहां क्यों आया था, इसलिए उसने पूछा और वो विपिन को अभी से बचने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। प्रशा मैडम, आप बीच में ना आए, ये मेरे और विपिन का आपसी मामला है। प्रशा को विपिन की रक्षा करते देख अभी को और भी गुस्सा आ गया। वो प्रशा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ईर्ष्या की वजह से उसका दिमाग बंद हो गया था। वो विपिन की तरफ देखकर चिल्लाया, विपिन, तुम कैसे आदमी हो? एक लड़की के पीछे छिप रहे हो? अगर हिम्मत हो तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अभी का पागलपन देखकर विपिन को बड़ी हैरानी हुई और वो प्रशा के पीछे से ही बोला, अगर मैं छिप भी रहा हूँ तो क्या हुआ? ये मेरी काबिलियत है। अगर तुम भी काबिल हो तो तुम्हें भी किसी के पीछे छिप जाना चाहिए। अभी को विपिन के शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। अगर कोई किसी आदमी को डरपोक कहता था तो उस आदमी का आगे आकर लड़ना स्वाभाविक है। आखिरकार उन्हें शर्म आ ही जाती थी कि वे किसी लड़की के पीछे नहीं छिप सकते थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए वे आगे आकर लड़ने लग जाते थे। फिर इतनी आम बात इस आदमी पर लागू क्यों नहीं होती? ये इतने आराम से एक डरपोक वाली बात कैसे बोल लेता था? क्या इसे शर्म नहीं आती? प्रशा मैडम, मैं चलता हूँ, इन दोनों से आप निपट लेना। इतना कहकर विपिन वहां से जाने लगा। शर्म? मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। उस दुनिया में तो एक भी इंसान में शर्म नहीं होती और तो उसके अंदर कहाँ से आएगी? और वैसे भी जब कोई और खुद ही इस मुसीबत को झेलना चाहता है तो मैं फिक्र क्यों करूं? ये डर नहीं था बल्कि अपनी टेक्निक और ताकत को बचाने की तरकीब थी। फालतू लोगों पर क्यों बर्बाद की जाए? ऊपर से अभी के दादा श्रेष्ठ थे। अगर विपिन ने अपनी असली ताकत उसके सामने दिखा दी तो वे जरूर जांच करवाएंगे और फिर विपिन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो तो बस उसे बचना चाहता था। जब कोई और उसे बचा ही रहा था तो अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करे? बेशरम विपिन की बातें सुनकर प्रशा भी हैरान थी। एक पल पहले उसे लगा था कि अभी की धमकी सुनकर विपिन उससे लड़ने आगे आ जाएगा, लेकिन उसे तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी। जिस दिन ये कायर बनना छोड़ देगा उस दिन तो शायद सूरज भी पश्चिम से निकल आए। विपिन, वहीं रुक जाओ। अगर आज मैंने तुम्हें मार न डाला तो मेरा नाम भी अभी नहीं। विपिन का व्यवहार देखकर अभी को और भी गुस्सा आ गया। उसके माथे पर नसें दिखाई देने लगी थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो शेर की ओर देखकर चिल्लाया, शेर, इस आदमी को मार डालो। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें रोज पकवान दूंगा और दादाजी की खास बिंदु शांति की गोली भी दूंगा। लेकिन लेवल 6 का शेर होने की वजह से उसे इंसानी भाषा समझ आती थी। उसके दादा के कहे अनुसार शेर तभी करता जब कोई खुद अभी पर पहले वार करे। इसलिए अभी ने बदले में उसे कई तोहफे देने का वादा किया। गोली का नाम सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। जंगली जानवर इंसानों की तरह अपनी ऊर्जा और चेतना का इस्तेमाल करके बिंदु नहीं खोल सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने शरीर पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उनके शरीर में ताकत आ जाती थी तो वे बिंदु खोलकर लेवल पार कर सकते थे। अगर उसे वो गोली मिल जाए तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वो लेवल पार कर सकेगा। वो गोली खास तौर से लेवल 6 के एक्सपर्ट्स के लिए बनाई जाती थी ताकि उनके बिंदुओं को आराम मिल सके और वे आगे बढ़ सके। इस वक्त अभी लेवल 5 के टॉप पर था, लेवल 6 से एक कदम दूर।
इसलिए उसके दादा ने उसे ये गोली देने का वादा किया था ताकि वो लेवल पार कर सके। वैसे तो अभी को भी ये गोली चाहिए थी, लेकिन अपनी बेइज्जती याद करके उसे बाकी कुछ ध्यान नहीं रहा और उसने गोली के बदले में विपिन को मारने का ऑर्डर दे दिया। अगर आज उसने विपिन को नहीं मारा तो वो स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। और प्रशा तो वैसे भी उस विपिन के साथ घूमने लगी थी। ये सब कैसे बर्दाश्त करता? अभी तुम क्या कर रहे हो? किसी भी टीचर की हत्या करना जुर्म है। प्रशा को अंदाजा नहीं था कि अभी पागलपन में शेर को विपिन को मारने का ऑर्डर दे देगा। वो विपिन को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन अभी ने उसे पकड़ लिया। घबरा कर वो चिल्लाने लगी। स्कूल के अंदर टीचरों को आपस में लड़ना तक मना था और एक दूसरे को मारना आज तो अभी जुर्म कर बैठेगा। विपिन ही मुझे मारना चाहता था। शेर ने तो मुझे बचाने के लिए ही विपिन पर वार किया। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की। लोग इसे जुर्म क्यों मानेंगे? अभी ने हंसते हुए कहा और फिर जोर से चिल्लाया, शेर तुम रुक क्यों गए? मार दो इसे। प्रशा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तुम ऐसा कैसे? बेशर्म। अगर उसने श्रेष्ठ को ये झूठी कहानी बताई तो शायद वो सच में खून करके बच जाएगा। विपिन तो सच में आज मारा जाएगा। आखिरकार लेवल 6 के एक्सपर्ट भी ऐसे खूंखार शेर से बच नहीं सकते थे, तो एक 0 नंबर वाला लेवल 3 का टीचर कैसे बचेगा? इतने में ही शेर एक दहाड़ के साथ विपिन की ओर दौड़ा। उसके आसपास शक्ति और ऊर्जा दिख रही थी। वहां के पेड़ भी बड़े जोरों से हिल रहे थे, जैसे अभी टूटकर गिर जाएंगे। मुझे जाने दो। विपिन। प्रशा ने अभी की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की। वो विपिन को बचाना चाहती थी, लेकिन वो जितनी बार भागने की कोशिश करती थी उतनी ही बार अभी उसे और जोर से पीछे धकेल देता था। अभी की टेक्निक का लेवल भी उसके जितना ही था। वे भले ही अपने खानदान की वजह से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत झूठी नहीं थी। वो वाकई में शक्तिशाली था। वो शायद अभी को हरा सकती थी, लेकिन इतने कम टाइम में उसकी पकड़ से छूटना उसके लिए भी मुश्किल था, खासकर तब जब वो कोई वार नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ उसे रोकने वाली हरकतें ही कर रहा था। अपनी विवशता जानकर वो समझ गई थी कि वो विपिन को नहीं बचा पाएगी और इस दुख से वो रोने लगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो लग रहा था कि उसी की वजह से अभी विपिन से गुस्सा था, वरना उसे एक 0 नंबर वाले टीचर से क्या परेशानी हो सकती थी। अभी एक श्रेष्ठ का पोता था और स्कूल के हाई लेवल का टीचर था, जबकि विपिन का ना कोई मशहूर परिवार था और ना ही उसे कुछ आता था। टीचर एग्जाम में भी उसकी लास्ट रैंक आई थी। इन दोनों के बीच में प्रशा को डेट करने के अलावा फसाद का और कोई कारण ही नहीं था। और अब चूंकि प्रशा ही विपिन से बात करने और उसे खाना खिलाने लेकर गई, इसलिए उसकी आज ये हालत हो गई। इस ग्लानि बोध से वो भावुक हो गई और रोने लगी। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं विपिन मारा तो नहीं गया? वो जितना ज्यादा घबरा रही थी उतनी ही ज्यादा अभी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी उसके सामने ही खड़ा था, इसलिए उसे विपिन नजर नहीं आ रहा था। उसे उस ओर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शायद उसने शेर से बचने की कोशिश ही नहीं की होगी। कहीं शेर ने उसे एक ही बार में मार तो नहीं दिया? अब तो उसे एक ही संभावना नजर आ रही थी। इससे पहले कि विपिन कुछ कर पाता, शेर ने उसे पंजा मारकर घायल कर दिया, या फिर एक ही पंजे में वो मारा गया। आखिरकार वो खुद भी लेवल 6 के शेर का वार नहीं झेल सकती थी, तो विपिन तो सिर्फ लेवल 3 पर ही था। वो मर गया होगा। अब तुम चाहकर उसे नहीं बचा सकती। अपने पीछे शांत महसूस कर अभी को बहुत खुशी हुई। उसके पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे पता था कि विपिन जैसा बेकार इंसान शेर का एक वार भी नहीं झेल पाएगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। अब प्रशा को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा सोचकर वो उसके सामने से हट गया। विपिन। अभी के सामने से हटते ही प्रशा ने बिना टाइम बर्बाद किए उसे धक्का दिया और विपिन की ओर जाने लगी। उसे लगा कि आज तो उसे विपिन की लाश अपने ही खून से लथपथ हुई मिलेगी, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो लगभग बेहोश ही हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। पहले तो अभी को लगा था कि विपिन की लाश को देखकर प्रशा रोने लगेगी, लेकिन उसे अचानक से रुककर हैरान होते देखकर वो पीछे मुड़ा। सामने जो था उसे देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। ऐसा होते उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि वो खूंखार शेर जो विपिन की ओर उसे मारने के लिए दौड़ा था, वो उसी के सामने बैठकर उसका हाथ चाट रहा था। एक घरेलू कुत्ते के जैसे वो विपिन की ओर देख रहा था और उसके हाथ को चाटने लगा था। विपिन अपने दूसरे हाथ से उसके कान और सिर को सहला रहा था और शेर इतना खुश दिख रहा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। अभी चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? जंगली शेर उसके दादा का पालतू जानवर था और वो बहुत ही गर्वीला था। वो तो अभी को भी हाथ लगाने नहीं देता था।
उसके हाथ लगते ही वो अभी पर दहाड़ने लगता था। उसका सिर सहलाना तो दूर की बात थी। अपने दादा से शेर उधार लेने के बाद उसने शेर को मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने उसे तरह तरह के डिशेज खिलाए और भी चीजें देने का वादा किया, लेकिन बदले में शेर ने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया और उसकी एक बात भी नहीं मानी। ऐसा गर्वीला जानवर विपिन के सामने पालतू कुत्ते के जैसा बर्ताव क्यों कर रहा था? तुम्हें उसे मारना था और तुम उसके सामने लेटकर उसका हाथ चाट रहे हो। अभी का सिर चकरा रहा था। आज तो वो पागल ही हो जाएगा। तो दोबारा चिल्लाया, खूंखार शेर, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उसे मारो। शेर हिला भी नहीं। वो विपिन के पैर के पास ही लेटा रहा और विपिन उसके सिर पर हाथ घुमाता रहा। अभी ने उसे फिर से ऑर्डर दिया, तुम मारो उसे जल्दी। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वही खरीदूंगा। विपिन, जो कि अब तक शेर का सिर सहला रहा था, उठा और फिर हाथ हिलाकर शेर से कहा, कितना शोर है, इसे चुप कराओ। उसकी बात सुनकर शेर उठा और उसने अभी को नफरत से देखा। शेर को घूरते देख अभी डर से कांप गया और कुछ कदम पीछे हट गया। तुम क्या करने वाले हो? लेकिन इससे पहले कि अभी और दूर भाग पाता, शेर दौड़कर उसके सामने पहुंच गया और उसके मुंह पर हल्के से एक पंजा मार दिया। धाड़। इससे पहले कि अभी कुछ कर पाता, पंजा उसके मुंह पर लगा और वो पतंग की तरह उड़कर दूर जाकर गिर पड़ा। उसका सिर एक बड़े पेड़ से टकरा गया और उसके कुछ दांत टूट गए। उसके मुंह से खून निकलने लगा। अभी रोते हुए चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे दादाजी के पालतू शेर हो। उसके दादाजी ने तो उसकी रक्षा के लिए खूंखार शेर को उसके साथ भेजा था। देखा जाए तो शेर को किसी बाहर वाले से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। वो तो उसे ही मार रहा था। उसे तो उल्टे अभी की बात माननी चाहिए थी, लेकिन वो तो विपिन की बात मानकर अभी पर ही हमला कर रहा था। धाड़। इससे पहले कि वो इस गुत्थी को सुलझाता, एक और इंसान उड़ता हुआ उसके पास ही गिर पड़ा। वो रितेश था। जब रितेश ने देखा कि उसकी तरकीब उल्टी पड़ रही थी तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो एक शेर से दूर कैसे भाग पाता? इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाता, शेर ने उसे भी एक पंजा मार दिया। उन दोनों को पंजा मारने के बाद शेर विपिन की तरफ देखने लगा, जैसे उसने कितना बड़ा काम किया हो और इस काम के लिए वो विपिन से तारीफ की आशा रख रहा हो। शेर के पास आने पर विपिन ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बहुत अच्छे। विपिन से तारीफ पाकर शेर खुशी से दहाड़ा और फिर उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे उन पर नजर रख रहा हो। अभी और रितेश रोते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों की शक्लों पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। प्रशा भी एक और खड़ी ये सब देख रही थी। एकाएक वो सदमे से बाहर आई और विपिन से पूछा, विपिन, तुमने ये कैसे किया? विपिन ने सिर खुजाते हुए कहा, मैंने ये कैसे किया? इस शेर से बात करना बहुत ही आसान था। शायद मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, इसलिए शेर ने मुझसे बात की। अच्छे दिखते हो? प्रशा को यकीन नहीं हो रहा था विपिन के मुंह से निकलते शब्दों पर। वो उसे घूरने लगी। कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? शेर एक जानवर था, उसके लिए दूसरे शेर ही सुंदर हो सकते थे, इंसान नहीं। और तुम्हारे सुंदर होने या ना होने से उसे क्या फर्क पड़ता था? और वैसे भी अगर अच्छा दिखने की बात ही थी तो अभी तुमसे ज्यादा सुंदर था। विपिन ने आगे कुछ नहीं कहा और हाथ हिलाते हुए वहां से जाने लगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जैसे स्वर्ग की लाइब्रेरी इंसानों की कमियां देख लेती थी, वैसे ही वो शेर की कमियां भी बता सकती थी। ये शेर दिखने में बड़ा ही खूंखार लगता था, लेकिन उसने कई मुश्किलों का सामना किया था। कुछ जगहों से तो उसे गहरे घाव लगे थे। अगर उसे वे घाव न लगे होते तो शायद अभी के दादा भी उसे अपना पालतू न बना पाते। लाइब्रेरी ने उसके घाव पहचान लिए थे। उन्हीं का इस्तेमाल करके विपिन ने उनके कुछ छोटे घाव ठीक कर दिए, जो कि आसानी से ठीक हो सकते थे। इसीलिए ही शेर उसकी बात बिना हिचके मानने लगा। अभी के खाने पीने और गोली का वादा उन गहरे घाव के इलाज के सामने कुछ भी नहीं था। बिना लाइब्रेरी के विपिन ये सब कर पाता, लेकिन अगर उसे प्रशा को ये बताया तो उसका राज सामने आ जाएगा। इसलिए प्रशा को वो सच नहीं बता सकता था। विपिन को जाते देख प्रशा ने फिर उसे रोका, तुम मत जाओ। तुमने बताया नहीं कि शेर तुम्हारी बात कैसे मान रहा है। वो जितना उसे जानने की कोशिश करती, उसे विपिन उतना ही ज्यादा शक्तिशाली मालूम होता था। विपिन नाम के आदमी की गुत्थी और उलझती ही जा रही थी। सिर्फ पन्ने पलटकर किताबें याद कर लेता था। जानबूझकर टीचर एग्जाम में 0 नंबर लेकर आता था। जवाब पता होने पर भी जवाब नहीं देता था। शेफ की खूबियां भी उसमें थी। बारीकी से खाने की कमियां बता देता था। लेवल 6 के खूंखार जानवरों से न केवल बात कर लेता था, बल्कि उन्हें चंद पलों में ही पालतू बना लेता था और उनसे कोई भी काम करवा लेता था। जो दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन होता था, वही काम ये आदमी हंसते खेलते कर लेता था और लोग देखते ही रह जाते थे। वो ये सब कैसे कर लेता था? प्रशा विपिन को लेकर और जिज्ञासु होती जा रही थी। दीदी, प्रशा के मन में चल रही उथल पुथल से विपिन बेखबर था। प्रशा को अपने पीछे आते देखकर वो रुका और ड्रामा करते हुए बोला, मैं अभी जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं और तुम्हारे पास रहा तो आज ही मैं मर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
प्रशा का मुंह शर्म से लाल हो गया। दीदी? तुम दीदी होगे? तुम्हारा पूरा परिवार दीदी होगा। वो सुंदर थी, माना कि वो विपिन से उम्र में थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन अभी भी वो 17 या 18 साल की लड़की जैसी ही दिखती थी और वो उसे दीदी कह रहा था। विपिन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं ही दीदी हूँ, अब तो मुझे जाने दो। विपिन को खुद को दीदी कहते देख प्रशा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। विपिन को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सराय में उथल पुथल मची हुई थी। क्या हुआ? मैं कुछ समय के लिए दूर क्या गया, तुमने सराय का ये हाल बना दिया। एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने सराय का मैनेजर घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। ये बूढ़ा आदमी उस सराय का मालिक था। उसका नाम श्रेष्ठ विकास था। उसी ने इस सराय को शुरू किया था। मैनेजर डर के मारे नीचे देख रहा था। सवाल पूछे जाने पर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। श्रेष्ठ, मैं आपको सब बताता हूँ। श्रेष्ठ का पोता अभी और रितेश यहाँ आए थे। उसने नकली वाइन देने वाली बातें भी सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर विकास आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने मैनेजर को जोर से किक मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हार्ड। मैनेजर उड़कर पीछे जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, श्रेष्ठ, माफ कर दें, मैंने गलती की, लेकिन वो आदमी बहुत ही बुरा था। उसने सबके सामने हर छोटी गलती का तमाशा बना दिया। उसी की वजह से सराय की बदनामी हुई। जाहिर है कि वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, नहीं तो आपकी सराय को बदनाम नहीं करता। श्रेष्ठ विकास का चेहरा भयानक दिख रहा था, जैसे वे अभी सबका विनाश कर देंगे। तो नकली चीजें बेचने की गलती करने पर भी तुम चाहते हो कि दूसरे लोग चुपचाप तुम्हारी नकली चीजें ले लें और शिकायत भी न करें। मैनेजर को क्या पता था कि विकास उसी पर गुस्सा हो जाएंगे। वो डर के मारे कांप रहा था। नकली चीजें बेचकर फायदा उठाना तो उसका खुद का फैसला था। उसे तो लगा था कि उसने बड़ी सावधानी से काम किया था और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। फिर भी एक बेकार टीचर ने उसकी पोल खोल दी, वो भी सब लोगों के सामने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका विपिन से नफरत करना स्वाभाविक था। श्रेष्ठ विकास ने मैनेजर को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें ये मुसीबत सुलझाने के लिए 5 दिन देता हूँ। कुछ भी करो, लेकिन इस बात का मेरी सराय के बिजनेस पर असर कम से कम होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें धांधली के आरोप में जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जाने से पहले उन्होंने पूछा, एक बात और, उस आदमी का नाम क्या है? क्या वो स्कूल में टीचर है? अगर उसने ये बात मुझे चुपचाप बताई होती तो मैं उसे इनाम देता, लेकिन उसने मुझे बताने की बजाय सब लोगों के सामने मेरी सराय की बदनामी की। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसने उसे ऐसा करने की हिम्मत दे दी। वो गुस्से से चिल्लाए। उनके आसपास एक भयंकर ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो एकदम से बर्फीली ठंड पड़ गई हो, जिससे हर कोई कांप जाता था। लड़ाकू लेवल 7। श्रेष्ठ विकास लड़ाकू लेवल 7 के एक्सपर्ट थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, उन्हें स्कूल का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाना था। टेक्निक का ये लेवल पा लेना ही अपने आप में एक चमत्कार था। मैनेजर ने फौरन नाम बता दिया, उसका नाम विपिन है, वो स्कूल में टीचर है। श्रेष्ठ को बड़ी ही हैरानी हुई। विपिन? वही जिसे पिछले साल टीचर एग्जाम में लास्ट रैंक मिली थी। जब से ये स्कूल बना था तब से किसी भी टीचर को 0 नंबर नहीं मिले थे, एक को भी नहीं। इसलिए 0 नंबर वाला पहला टीचर होने के कारण श्रेष्ठ विकास को भी विपिन के बारे में पता था। मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही है। विकास ने मुट्ठी बनाकर कहा, एक बेकार टीचर की इतनी हिम्मत कि स्कूल की सबसे बड़ी सराय के बारे में भला बुरा कहे, मेरे खिलाफ जाए। बढ़िया। श्रेष्ठ विकास का इरादा किसी का खून करने का था। अगर वो इंसान स्कूल का मशहूर टीचर या कोई अधिकारी होता तो शायद विकास उसे सजा देने में हिचकते, लेकिन क्योंकि विपिन एक बेकार टीचर था तो अगर वे उसे मार भी डालें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। उफ, क्या दिन था। अपने कमरे में वापस आकर विपिन अपना माथा दबाने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टाइम के खाने से भी इतनी परेशानी उसके सिर पर आ सकती थी। छोड़ो, ये सब सोच सोच कर कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से लेवल 6 को पार किया जाए। उसने अपने सब बेकार विचार अपने दिमाग से निकाल दिए। इस दुनिया का होने के बाद भी उसे अच्छे से पता था कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे महान थी। जो शक्तिशाली था वो ही सेफ था। शक्तिशाली बनने के बाद ही उसकी मुश्किलें खत्म हो सकती थी। अभी वो लेवल 5 के स्टेज 4 पर था और उसे पार कर उसे लेवल 6 में जाना था।
जिसके लिए उसे लेवल 6 की ध्यान विधि चाहिए थी। लेकिन एक आम टीचर को लेवल 6 की विधियां देखने नहीं दी जाती थी। उसे देखने के लिए उन्हें किसी श्रेष्ठ की अनुमति चाहिए होती थी। बिना उसके तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था। पिछले एग्जाम में ही उसके पास सिर्फ लेवल 3 की ताकत थी। अगर वो किसी श्रेष्ठ के पास अनुमति मांगने के लिए गया तो वे उसे पागल खाने भेज देंगे या फिर उसकी जांच करवाएंगे, और यदि जांच हुई तो विपिन बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसे अनुमति मिल भी गई तो भी सिर्फ एक विधि से उसका क्या होगा। एक विधि लेकर भी वो ध्यान तो लगा नहीं पाएगा। सचेतन टेक्निक के पहले 5 लेवल के मुताबिक इस टेक्निक में कई गलतियां थी। बिना दूसरी टेक्निक को देखे और बिना प्रूव किए उसे सही रास्ता पता ही नहीं चलेगा। एक विधि से तो अगर बिना रुके कई साल तक भी वो ध्यान करेगा तो भी लेवल पार नहीं कर पाएगा। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था लेवल 6 की सभी टेक्निक और विधियों को ढूंढना व इकट्ठा करना, ताकि उनकी तुलना करके सही रास्ता निकाल सके। अचानक विपिन को कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहीं सुना था कि शहर के सेंटर वाली मार्केट में बड़ा व्यापार होता है और वहाँ टेक्निक और उससे जुड़ी चीजें भी खरीदी बेची जाती हैं। अगर मुझे वहाँ से कुछ विधियां और टेक्निक मिल जाए तो मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। कराटे स्कूल देश की राजधानी में था। ये शहर बहुत ही बड़ा था। यहाँ कई बड़ी दुकानें और सेंटर थे जहाँ से देश भर में बिजनेस किया जाता था। लेवल 6 की विधि बहुत ही दुर्लभ थी, लेकिन यहाँ पर तो वो मिल भी जाती थी, और वैसे भी विपिन को वो विधियां खरीदने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उन्हें पलने पलट कर देख भी लेगा तो भी वो उसके दिमाग की लाइब्रेरी में दर्ज हो जाएंगी, और कई विधियां देख लेने के बाद लाइब्रेरी खुद ही सही रास्ता निकाल कर उसके सामने रख देगी। लाइब्रेरी की मदद की वजह से ही विधियों की क्वालिटी और कीमत से विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ मात्रा इतनी होनी चाहिए कि लाइब्रेरी तुलना कर सके। एक बार सही से तुलना हो जाए तो लाइब्रेरी खुद ही स्वर की ध्यान कला लेवल 6 की विधि बनाकर उसके सामने रख देगी, और उस विधि की मदद से वो जल्दी ही लेवल 6 पार कर लेगा। इतना सोचकर वो उठा और बिना हिचकिचाहट के बाहर जाने लगा। अभी भी देर नहीं हुई है, क्या पता मुझे आज ही कुछ किताबें मिल जाएं। अभी अभी सूरज ढला था और अंधेरा तक नहीं हुआ था, और क्योंकि आज उसे कोई और काम भी नहीं था तो ये शहर में घूमने का अच्छा मौका भी था। हो सकता है उसे कुछ काम की चीजें मिल जाएं। सिटी सेंटर शहर का सबसे बड़ा व्यापारी इलाका था। कहा जाता था कि अगर किसी के पास पैसे हों तो उसे यहाँ पर मनचाही चीज मिल जाती थी। मार्केट में कदम रखते ही इतनी सारी चीजें देखकर विपिन की तो आंखें ही चौंधिया गईं। पुराना विपिन एक बेकार टीचर था। उसकी सैलरी भी बहुत कम थी और उसे सुविधाएं भी नहीं मिलती थीं, इसलिए वो कभी ऐसी जगह पर नहीं आया था। उसे नहीं पता था कि वहां रखी चीजें क्या थी और कितने की थी। मार्केट में कई दुकानदार थे, छोटे और बड़े दोनों तरह के। हर दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैठा था और उसके सामने सभी चीजें रखी हुई थी। हथियार, दवाई, जड़ी बूटी, खाल, गोलियां। किसी की टेक्निक को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती थी वे सभी यहाँ पर थी। बस एक दिक्कत थी कि इतनी मात्रा में से ये जानना मुश्किल था कि कौन सी चीज अच्छी थी और कौन सी नकली। मैं भले ही फर्क ना कर पाऊं, लेकिन हो सकता है लाइब्रेरी सही फर्क कर सके। उसके दिमाग में ख्याल है। ऐसा सोचकर वो पास ही एक दुकान के अंदर गया। दुकानदार ने उसका स्वागत किया। आइए आइए, बताइए आपको क्या दिखाऊं। मेरे पास सभी कुछ है और आप जो भी लेंगे उसकी क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको इससे अच्छी चीजें पूरे बाजार में नहीं मिलेंगी। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस देख रहा हूँ। उसने एक चीज उठाई और उसे देखने लगा। वो एक घंटी थी। दुकानदार ने उसे बताया, ये घंटी खास लोहार ने बनाई है। इसमें कई खूबियां हैं। सिर्फ 500 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कीमत बता रहा हूँ आपको। सभी को यही कीमत बताता हूँ, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। आप इसे 250 में खरीद सकते हैं। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस घंटी को हाथ में घुमाकर देखने लगा। उसके दिमाग में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। हथियार घंटी। इससे एक ही धुन बार बार आती है जिससे इंसान का सिर दुखने लगता है और वो बेहोश हो सकता है। लेवल 1 के लड़ाकू के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया था। इसकी धातु कमियां असर देने में बहुत टाइम लगती है, इसलिए इस्तेमाल करना बेकार है। 2 बजाने वाला और सुनने वाला दोनों को नुकसान होता है। विपिन मुस्कुराकर बोला, सच में? कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपिन को उस चीज की जानकारी पहले से थी या नहीं। जैसे जैसे वो चीजों को छुएगा और उन्हें उठाकर देखेगा, वैसे वैसे लाइब्रेरी उन पर किताब बनाती रहेगी। उस किताब में उस चीज की जानकारी होगी। उसे किसने बनाया, वो कहाँ से आई, किस धातु की बनी थी,
और उसकी कमियां भी। एक नजर मार कर ही पता लग जाएगा कि वो चीज कीमती थी भी या नहीं। जिन लोगों को सच का पता नहीं होगा वे लोग शायद दुकानदार के 250 के ऑफर को अच्छा मान लेते, लेकिन किताब में एक बार देखने के बाद ही विपिन जान गया कि ये खिलौना तो 2 रुपए का भी नहीं था। कहाँ का खास लोहार, सब झूठ। इसे तो एक कंपनी ने बनाया था जो नकली चीजें बनाने के लिए मशहूर थी। ऊपर से इसे लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया था, जो सबसे बेकार लेवल था। जो ऐसी चीजें बनाने की टेक्निक जानते थे उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। उनके भी 9 लेवल होते थे। लेवल 9 सबसे अच्छा और लेवल 1 सबसे बेकार। लेवल 1 के शिल्पकार की बनाई चीज भला कितनी कीमती हो सकती थी। विपिन हंसते हुए आगे बढ़ा। लाइब्रेरी के साथ होते हुए मुझे नकली चीज खरीदने का डर तो कम से कम नहीं है। ये दुनिया भी उसी पुरानी दुनिया जैसी ही थी। यहाँ भी असली और नकली दोनों तरह की चीजें धड़ल्ले से बिक रही थी। उसे तो कभी असली और नकली का फर्क भी नहीं पता चलता। नकली चीज की कमियां निकालने की तो सोचना ही बेवकूफी थी, लेकिन लाइब्रेरी की मदद से उसे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस उसे किसी चीज को छूने की देरी थी, उसके पास उसकी किताब खुद ही आ जाएगी। लेकिन इस मार्केट में कम से कम 1 करोड़ चीजें होंगी। क्या उसे सभी चीजों को छूना पड़ेगा? ऐसा करते करते वो मर ही जाएगा। और वैसे भी अगर वो सिर्फ देखेगा तो अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हर चीज को बिना खरीदे सिर्फ छूते जाएगा तो जरूर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, या लोग ही उसे पागल खाने छोड़ाएंगे। और क्या पता उसे दोबारा मार्केट में आने ही ना दिया जाए। क्या आपके पास ठंडी सूरज की घास है? इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर विपिन ने पूछा। बाकी चीजों के साथ वो दुकानदार जड़ी बूटी भी बेचता था, इसलिए उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। टीचर संग्रह की सभी किताबें पढ़ने के बाद उसे रेनू की परेशानी का हल मिल गया था। उसके जैसे शरीर वाले को एक शांत और पोषक टेक्निक का ध्यान करना चाहिए। इससे उसकी एनर्जी स्टोर होने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक लंबे समय से एक अपोजिट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके शरीर की नाड़ियां उसी टेक्निक के हिसाब से ढल गई थी। अब अगर उसने अचानक से अपनी टेक्निक बदल ली तो क्या पता उसके शरीर को नुकसान और नाड़ियां कमजोर हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी टेक्निक तो बिगड़ेगी ही, साथ ही साथ उसकी ताकत एक ही झटके में कम हो जाएगी। ऐसा होने से रोकने के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। उन्हीं में से एक तरीका था जड़ी बूटी से उसकी नाड़ियों को पोषित करते रहना। ठंडी सूरज की घास ठंडे इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन सूरज की किरणों में ही उगती थी, इसलिए उसके अंदर ठंडी और गर्म दोनों तरह की एनर्जी होती थी, जो आपस में तालमेल बिठाकर यिन यांग का रूप ले लेती थी। इसलिए रेनू की नाड़ियों को पोषण देने के लिए यह घास सबसे अच्छा रास्ता था। और अब जब विपिन मार्केट में आ ही गया था तो क्यों ना उस घास के बारे में भी पूछ ही लिया जाए। ठंडी सूरज की घास, ये तो इत्तेफाक ही है कि आपने घास के बारे में आज पूछा। मैं अपनी ही तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मुझसे अच्छी घास आज इस मार्केट में किसी दूसरे दुकानदार के पास नहीं होगी। मैंने कुछ ही दिन पहले खुद उस घास को जंगल के एक खतरनाक इलाके से लिया था। मेरे पास कुल 10 डंडियां हैं और हर एक की कीमत 100 रुपए से है। आपको कितनी डंडियां दूं? दुकानदार विपिन का सवाल सुन मुस्कुराया और उसने एक बक्सा निकाल लिया। उसे खोलकर उसने कुछ डंडियां उसमें से निकाल ली। हर डंडी पर सफेद फूल लगे थे और उसकी डंडियां लाल थी और पत्ते भी लाल थे। मैं पहले उन्हें देख लेता हूँ। विपिन ने ठंडी सूरज की घास के बारे में सिर्फ किताब में ही पढ़ा था, इसलिए उसे उसके गुण और पहचान के बारे में ज्यादा नहीं पता था। तो उसने एक डंडी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखकर अलट पलट कर देखने लगा। लाइब्रेरी में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। ठंडी सूरज की घास जंगल में 200 किलोमीटर अंदर एक घाटी पर से ली गई। उम्र 2 कमियां। किताब के कवर पर जड़ी बूटी का नाम लिखा था। उसे कहां से और कैसे लाया गया था और उसकी कमियों के बारे में भी उस किताब में जानकारी थी। ये सूरज की घास ही है, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। किताब का नाम पढ़कर विपिन जान गया कि दुकानदार उसे झूठ नहीं बोल रहा था। ये सच में असली जड़ी बूटी ही है। उसने सिर हिलाकर दुकानदार को देखा, फिर उसकी नजर अनायास ही बक्से के अंदर वाले भाग पर पड़ी। इस घास का रस बक्से में लगा हुआ है और ये कोने से सूख भी रही है। कहीं तुमने इसे गलत तरह से तो नहीं काटा और इसी वजह से इसकी मौत हो गई हो? ऐसे तो ये बेकार हो गई होगी। इन दवाई वाली जड़ी बूटियों को काटने के लिए एक खास तरीका होता था। अगर गलत तरीका इस्तेमाल किया गया तो जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाता था, उसकी कीमत में भी गिरावट आ जाती थी। जो घास दुकानदार ने विपिन को दिखाई वो थोड़ी पतली थी और पीले रंग में बदलने लगी थी। वो ना तो बड़ी लग रही थी और ना ही ताजी। सूखी टहनियां देखकर लग रहा था
मानो अभी मर जाएंगी। दुकानदार ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इसी काम पर तो मेरी आमदनी होती है। मैं यही काम गलत क्यों करूंगा? इस डंडी की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे जितना हो सका उसे ध्यान से तोड़ा। अगर आपको ये घास चाहिए तो मैं आपको आधे दाम में बेच सकता हूँ, लेकिन 50 रुपए से कम में नहीं। विपिन ने वो सूखी डंडी उठाई और उसे जांचने लगा। शू, पुरातन ठंडी सूरज की घास। इसे बाकी की और सूरज की घास का जन्म हुआ है। जंगल के अंदर 200 किलोमीटर दूर घाटी पर से ली गई। उम्र 15। किताब खोलकर विपिन ने देखा, घास का नाम और उसकी जानकारी लिखी थी। विपिन को विश्वास नहीं हुआ। पुरातन ठंडी की सूरज की घास। उसने इसके बारे में कई किताबों में पढ़ा था। ये बड़ी ही कीमती और मुश्किल से मिलने वाली बूटी थी। इसी से सभी सूरज की घास का जन्म हुआ था। अगर इससे दवाई बनाई गई तो उसका असर 10 गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा। उसे क्या पता था कि उसे इतना कीमती खजाना सिर्फ मार्केट में घूमते हुए हाथ लग जाएगा। ऊपर से इस घास की उम्र 15 साल थी। इसी से उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर रेणु ने अपनी नाड़ियों को इस घास से पोषण दिया तो उसे दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो किसी और डंडी को इस्तेमाल करती तो शायद उसे पोषण के दूसरे तरीके भी देखने पड़ते, लेकिन इस घास से उसकी परेशानी आसानी से हल हो जाएगी। उसे किसी और पोषण की जरूरत ही नहीं होगी। उसके लिए ये डंडी सबसे अच्छी कारगर साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि वो बहुत ही खुश था, लेकिन ये खुशी उसने अपने चेहरे पर झलकने नहीं दी। उसने डंडी वापस दुकानदार को देते हुए कहा, इसे बांध दो, मैं यही वाली ले लेता हूँ। अगर उसे पता लगा कि ये डंडी बेकार नहीं पुरातन थी तो वो इसके दाम आसमान पर पहुंचा देगा, और फिर तो विपिन ऐसी घास को लाखों कोशिश के बाद भी नहीं खरीद पाएगा। दूसरी दुनिया का आदमी होने के कारण विपिन खुद के ही साथ बेवकूफी नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसे कहीं फायदा हो रहा हो। विपिन की अच्छी पोशाक देखकर दुकानदार को लगा था कि वो कम से कम कुछ डंडियां तो खरीदेगा, लेकिन विपिन की बात सुनकर उसका मुंह उतर गया। उसकी गर्मजोशी खत्म हो गई और उसने मुंह बनाते हुए डंडी को बांध दिया। 50 रुपए। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को उसकी खरीद से पहचानता था। जब सामने वाला एक अच्छी ताजी जड़ी बूटी भी ना खरीद पाए तो वो जरूर गरीब ही होगा। अब जब उसे ग्राहक की जेब का अंदाजा हो ही गया था तो उसने उसे मनाने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। विपिन ने उससे जड़ी बूटी ली, ठीक है, फिर अपनी जेब में हाथ डाला और उसके चेहरे पर हालात साफ हो गए। लाइब्रेरी के चक्कर में वो पैसों की बात तो भूल ही गया। एक बेकार टीचर होने की वजह से वैसे भी उसकी आमदनी कम थी, और इस साल तो 0 नंबर मिलने की वजह से उसकी सैलरी में से पैसे भी काट लिए गए थे। लेकिन मुद्दे की बात तो ये थी कि उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं थे। वो 50 रुपए कहाँ से लाएगा? विपिन के चेहरे के भाव देखकर दुकानदार ने पूछा, कोई परेशानी है? विपिन ने खांसते हुए अपनी जेब से हाथ निकाला और पैसे देखकर दुकानदार से पूछा, क्या तुम मुझे ये 8 रुपए में बेच सकते हो? सामने वाले के हाथ में चंद पैसों को देखकर दुकानदार ने गुस्से से कहा, 8? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब तुम पैसे लाए ही नहीं, तुम चीजें खरीद क्यों रहे हो? उसने पहले भी कंजूस ग्राहक देखे थे, लेकिन इतना कंजूस आदमी तो उसने पहली बार देखा। ठंडी सूरज की घास को 8 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसकी नींद अभी खुली नहीं होगी। अगर ये डंडी सूखी भी थी तो भी इसकी कीमत 8 रुपए से कहीं ज्यादा होगी। जड़ी बूटी वापस लेते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो चले जाओ यहाँ से। मेरे पास ये बेकार की बहस करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। दुकानदार का व्यवहार देखकर विपिन ने उसे मनाने की कोशिश की। ये सच है कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन क्या सच में तुम मुझे ये घास नहीं बेचना चाहोगे? विपिन को बहस करते देख दुकानदार ने उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं, अगर ये डंडी सूखी भी है तो भी इसके अंदर गुण तो है ही ना। कुछ भी हो, ये कम से कम 30-40 रुपए में तो बिकेगी, और मैं तुम्हें इसे 8 रुपए में बेच दूं? नहीं, कभी नहीं। जल्दी करो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ज्यादातर बड़ी मार्केट में कम से कम एक पुलिस की टीम तो जरूर तैनात होती थी, ताकि गुंडे और लूटने वालों को पकड़ा जा सके और लोग एक दूसरे को जबरदस्ती चीजें खरीदने या बेचने के लिए विवश ना कर सके। जैसे ही कोई उन्हें बुलाता था वे फौरन उस जगह पहुंच जाते थे और परेशानी खड़ी करने वाले को मार्केट से बाहर निकाल देते थे, फिर चाहे वो लेवल 5 का एक्सपर्ट लड़ाकू ही क्यों न हो। ऊपर से कोई उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा होना मतलब पूरे शहर के खिलाफ खड़ा होना होता था। विपिन को दुकान से बाहर न जाते देख दुकानदार समझ गया कि ये आदमी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। वो चिल्लाकर पुलिस टीम को बुला ही रहा था कि विपिन ने उसे रोका। पुलिस को मत बुलाओ, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास भले ही पूरे पैसे ना हो, लेकिन मैं किसी को परेशान करने नहीं आया हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ तो ना सिर्फ तुम मुझे ये डंडी बेच दोगे,
बल्कि हो सकता है तुम मुझे यही डंडी मुफ्त में दे दो। मैं मुफ्त में तुम्हें ये डंडी दे दूंगा? तुम अभी भी सपने में तो नहीं हो? दुकानदार को अंदाजा भी नहीं था कि यह गरीब आदमी उससे ऐसा कुछ कहेगा। एक तो खुद ही खरीदारी के लिए पैसे नहीं लाया, ऊपर से कहता था कि मैं चीजें मुफ्त में दे दूंगा। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में दे दी तो मैं तुम्हें साहब कहने लगूंगा। उसे तो लग रहा था कि यह आदमी पागल था। एक तो पूरे पैसे नहीं थे इसके पास, ऊपर से कहता था कि मैं मुफ्त में घास दे दूंगा। अगर मैं मुफ्त में ये घास देने लगूं तो लोग मुझे ही पागल कहेंगे। खुद को समझता क्या था ये आदमी? विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे साहब कहोगे? नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मुफ्त में ही डंडी दोगे क्योंकि मैं कह रहा हूं। अगर अभी भी शक है तो मैं 2 कदम लूंगा, देखते हैं तुम एक पंच खाने के बाद क्या कहते हो। दुकानदार को समझ नहीं आ रहा था कि विपिन क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कहा, क्यों ना मैं ही तुम्हें पंच मारूं। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मार लो। विपिन के चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी ना देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसकी ओर दौड़ा और मुट्ठी बनाकर उससे लड़ाई करने लगा। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं? उसने पहले भी पागल लोग देखे थे, लेकिन इसके जैसा पागल तो उसने आज तक नहीं देखा था, जो खुद ही मार खाना चाहता हो। तुम्हें एक पंच खाना है, क्यों ना मैं तुम्हें पंच मार मार कर ही मार दूं। अपनी पूरी ताकत अपने पंच में लाकर उसने पोज बनाया। उसके चारों तरफ हवा चलने लगी। लड़ाकू लेवल 3 स्टेज 1 बहुत अच्छे। हल्के से मुस्कुराकर विपिन थोड़ा पीछे हट गया और उसके वार से बचा। वो लड़ाकू लेवल 5 के भी स्टेज 4 पर पहुंच गया था, तो ये नॉर्मल था कि कोई लेवल 3 का लड़ाकू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्या दुकानदार को लगा था कि यह आदमी सिर्फ यहाँ तमाशा करने ही आया था, इसलिए जरूर ये बिना किसी टेक्निक के आया होगा। शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई भी ना की हो, लेकिन विपिन को इतनी आसानी से उसका वार रोकते और उसके वार से बचते देख वो समझ गया कि यह आदमी उससे ऊपर के लेवल का था। इतना समझते वो हैरान होकर वहीं रुक गया और सोचने लगा, लेकिन फिर एक आदमी जो लेवल 3 से भी ऊपर का है, वो सिर्फ 80 रुपए लेकर कोई चीज खरीदने क्यों आएगा? अगर मैंने सही पहचाना तो शायद तुम राजधानी के पास वाले शहर गुंटूर से ही हो। दुकानदार ने जैसे ही उस पर वार किया था, वैसे ही विपिन के दिमाग की लाइब्रेरी में उसके नाम की किताब बन गई थी। विपिन भी तो यही चाहता था कि किसी भी तरह इस आदमी पर उसे कोई जानकारी मिल जाए, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला था। दुकानदार ने हैरानी से एक कदम पीछे ले लिया। तुम्हें कैसे पता चला? गुंटूर राजधानी के पास एक शहर था। ये शहर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन राजधानी के आसपास ऐसे कम से कम 80 शहर थे। दुकानदार को इस बात की हैरानी थी कि विपिन ने आखिर ठीक शहर पहचाना कैसे। वो सिर झुकाकर खुद को देखने लगा। कहीं उसके कपड़े या किसी और चीज से उसके शहर के बारे में तो नहीं पता लगता, लेकिन उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे उसके शहर का नाम उजागर होता हो। विपिन ने अपना शांत चेहरा बनाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता चला। फिर दुकानदार की ओर देखकर आगे बताना शुरू किया। 6 महीने पहले तुम्हें जंगल में एक सांप ने काट लिया था और किस्मत से तुमने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इलाज के दौरान तुम्हारी किडनी खराब हो गई थी और शरीर के निचले हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया था। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, जब तुम ये पोज करते हो तो तुम्हें अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और तुम और भी कई चीजें ठीक से नहीं कर सकते हो। दुकानदार को यकीन नहीं हो रहा था। तुम वो डर कर पीछे हट गया। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे अभी जमीन पर गिर पड़ेंगी। ये सच था कि 6 महीने पहले उसे जंगल में एक सांप ने काटा था। उसके बाद जो भी विपिन ने अभी कहा वो सब भी सच था। हालांकि उसे एक और औरत के अलावा किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता था। तो फिर इस अनजान आदमी को कैसे पता चल गया? कहीं ये कोई संत तो नहीं, या फिर कोई ऐसा जो फ्यूचर देख सकता हो? दुकानदार अब भी अवाक खड़ा विपिन को घूरे जा रहा था। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? दुकानदार का चेहरा देखकर विपिन को समझ आ गया कि इस बार भी लाइब्रेरी ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। उसने उस पर दया दिखाते हुए उसे ज्यादा न उलझाकर साफ साफ कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो मैं ये जड़ी बूटी बिना लिए यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरे साथ ही तुम्हारी बीमारी का हल भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आज के बाद तुम अपने शरीर का वो हिस्सा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं अभी बता देता हूँ, कहीं बाद में मुझे दोष दो कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। मिस्टर रुकिए, मत जाइए। ये सुनकर कि विपिन उसका इलाज कर सकता था, दुकानदार ने बड़ी आशा के साथ एक कदम आगे बढ़ाकर उसे दुकान से बाहर जाने से रोका। उसने उत्सुकता से पूछा, आप
क्या आप सच में मेरा इलाज कर सकते हैं? एक आदमी के लिए उसकी शक्ति चले जाने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। इन दिनों वो खुलकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी नहीं कर सकता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके दोस्तों को उसकी बीमारी के बारे में पता न चल जाए। उसने कई डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताई, लेकिन सभी ने एक ही नतीजा सुनाया कि उसका इलाज नहीं हो सकता और उसके पास शरीर का वो हिस्सा अलग करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा ग्राहक उसकी बीमारी की पता भी लगा लेगा और उसे इलाज भी दे पाएगा। विपिन ने कहा, मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बीमारी पता लगा लेने के तरीके थोड़े अलग हैं, तो जाहिर है इलाज के तरीके भी मेरे अपने होंगे। विपिन की बात सुन दुकानदार उससे हाथ जोड़कर बोला, साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरा इलाज कर सकें तो सिर्फ ठंडी सूरज की घास एक डंडी तो क्या, बल्कि आप तो मेरी सारी जड़ी बूटी ले जा सकते हैं। दुकानदार घबराया हुआ था और मजबूरी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। इस दुनिया में कई काबिल लोग अनजान रह जाते थे। इस अनजान आदमी की बात में दम तो था कि अगर वो बीमारी बता सकता था तो उसका इलाज भी कर सकता होगा। वैसे भी उसके पास इस आशा के सिवा और कोई चारा भी कहाँ था। आखिरकार ये उसकी आने वाली जिंदगी की खुशियों का सवाल था। उसकी बात सुनकर विपिन ने कहा, तुम्हें एक ठंडे इलाके के सांप ने काटा था, इसलिए उसके अंदर भी ठंडी एनर्जी ही होगी, और जब उसने तुम्हें काटा तो वो एनर्जी तुम्हारे शरीर में चली गई, जिससे तुम्हारा निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया। ऊपर से कोई जड़ी बूटी इस एनर्जी को ना तो निकाल सकती है और ना ही बदल सकती है, इसलिए कोई दवाई भी काम नहीं करती और कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है। हालांकि इस सांप के बारे में एक बात और अजीब जरूर है, उसका शरीर बेशक ठंडा हो लेकिन इसका जिगर गर्म होता है। अगर तुम कहीं से इस सांप को ढूंढकर उसे मारकर उसका जिगर खा लो तो इससे तुम्हारे शरीर में ये ठंडा एनर्जी खुद ही निकल जाएगी। तुम्हारी खराब किडनी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारा निचला हिस्सा भी ठीक तरह से काम करने लगेगा। उस सांप के जहर को खत्म करने के लिए कई दवाइयां बनी थी, लेकिन उसका सबसे अच्छा इलाज तो उसी सांप के अंदर था। उसका जिगर ही उसकी ठंडी एनर्जी का बेहतरीन इलाज था। टीचर संग्रह मंडप में उसने एक विधि में एक सांप के बारे में पढ़ा था और अब जरूरत के टाइम उसे ये दवाई याद आ गई, इसलिए उसने ये इलाज उस दुकानदार को भी बताया। वरना लाइब्रेरी की किताब में तो उसे दूसरी कमियां भी नजर आई थी जिसका इस्तेमाल वो कर सकता था, लेकिन उन्हें साबित करना इतना आसान ना होता। दुकानदार को विपिन की बात अजीब लग रही थी। उसी सांप के जिगर को खाना होगा, बस इतना ही। अगर ये सच था तो बाकी किसी डॉक्टर ने उसे ये इलाज क्यों नहीं दिया। विपिन ने आगे कहा, इस मार्केट में तो तुम्हें आसानी से वो सांप मिल जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम अभी एक सांप ले आओ और मेरी सलाह पर अमल करो। बिना सबूत दिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मार्केट में सिर्फ जड़ी बूटी नहीं मिलती थी, यहाँ पर हर तरह का खजाना, जानवर और प्राणी मिल जाते थे। वो सांप भी एक छोटे लेवल का जंगली जीव था। हालांकि वो जहरीला होता था, लेकिन उसे कई दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए उसकी बिक्री बहुत होती थी। दुकानदार पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मुड़कर जाने लगा। ठीक है, 1 मिनट यहीं रुकना। कुछ देर बाद वो एक पिंजरे के साथ वापस आया। उसके अंदर एक सांप था। एक लेवल 3 का लड़ाकू होने के कारण उसे उस सांप को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने उसे मारकर उसका जिगर निकाला और बिना हिचक के एक बार में ही निकल गया। थोड़ी देर बाद ही दुकानदार को अच्छा महसूस होने लगा। अब दुकानदार को जवाब मिल गया था कि इलाज से वो ठीक पाया या नहीं। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। वो खुशी के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और विपिन को धन्यवाद देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी सूरज की घास आपकी हुई, आप इसे बेझिझक ले जा सकते हैं। उसकी ये बीमारी उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उसे ये लग रहा था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपनी इस कमी को ठीक करने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च किए थे। उसे क्या पता था कि उसकी ये बीमारी इतनी आसानी से बस यूं ही ठीक हो जाएगी। विपिन ने दुकानदार का तोहफा लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम खुद ही ये घास मुझे मुफ्त में दोगे। इतना कहकर उसने घास की सभी डंडियों को उस बक्से में भरकर बक्सा उठा लिया। नॉलेज भी एक तरह की दौलत ही तो थी, तो विपिन को उसके नॉलेज के लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। आखिरकार उसने अपने नॉलेज से ही तो दुकानदार की बीमारी ठीक की थी। दुकानदार ने शर्म से सिर झुकाकर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आपकी काबिलियत के बारे में नहीं पता था, प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दें। कुछ मिनट पहले ही वो बोल रहा था कि वो कभी विपिन को सूरज की घास मुफ्त में नहीं देगा। ऐसा तो कोई पागल ही करेगा। उसे क्या पता था कि विपिन की कही बात सच हो जाएगी। विपिन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। वो बाहर निकला ही था कि लोगों की भीड़ उसके सामने से निकलने लगी। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे। मास्टर अमित आए हैं। मास्टर की सलाह से कोई भी अमीर बन सकता है।
ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस बार मास्टर मेरे लिए जो भी चीज चुनेंगे मैं उसे जरूर खरीदूंगा, भले ही उसकी कीमत कितनी भी हो। हाँ, पिछली बार ये मौका मेरे हाथ से निकल गया था। भीड़ आपस में बातें करते हुए इकट्ठी होने लगी। लोगों को इतना खुश देखकर विपिन को लगा जरूर कोई बड़ा आदमी आया था। विपिन ने दुकानदार से पूछा, ये क्या हो रहा है? दुकानदार भी ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। मास्टर अमित आए हैं। विपिन ने पूछा, क्या वो मास्टर अमित वाकई में इतने महान हैं? इतने लोगों को खुश कर देने वाले, जिनके आने पर लोग पागल से हो जाते थे, ऐसे मास्टर आखिर थे कौन? उनके पास ऐसा कौन सा जादू था जिसने लोगों को इतना इम्प्रेस कर दिया था? दुकानदार ने बहुत ही रिस्पेक्ट से कहा, हाँ, वे बहुत ही महान इंसान हैं। उनके जैसे कैलकुलेटेड विजन किसी और के पास नहीं। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, कैलकुलेटेड विजन? कैलकुलेटेड विजन और शेफ दोनों ही आम प्रोफेशन से अलग थी, लेकिन मूल्यांकन बीच वाले प्रोफेशन रास्ते में से एक थी। ये प्रोफेशन भले ही लोहार, लड़ाकू, दवाई बनाने जैसी मशहूर ना हो, लेकिन कई लोगों को इनके पीछे पागल करने लायक तो थी ही। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग किसी भी चीज को देखकर ही उसका सही दाम बता देते थे। वे पहचान सकते थे कि किसी पत्थर में खजाना छिपा है या नहीं। खजाना कैलकुलेशन के क्षेत्र में इन्हें सोने की उंगलियां मिली होती थी, और जुआ खेलने वालों के लिए ऐसे लोग भगवान का दर्जा रखते थे। ऐसे लोग जैसे ही किसी भीड़ वाले इलाके में जाते थे, लोग भी उनके पीछे पीछे चल देते थे। खजाना कैलकुलेशन भी धरती या पत्थर कैलकुलेशन जैसे ही मशहूर था। ऐसे कई खजाने होते थे जो समय के साथ धरती में दब जाते थे या अपनी चमक खो देते थे, और फिर उन पर मिट्टी और पेड़ पौधे उगाने की वजह से आम लोग ये पता नहीं कर सकते थे कि पत्थर में खजाना है भी या नहीं। उन्हें देखकर ज्यादा से ज्यादा कोई सिर्फ ये बता सकता था कि उसकी शेप कैसी थी, लेकिन उसकी जानकारी या कीमत बताना किसी के बस में नहीं होता था। उसकी जानकारी आधी तो अंदर ही छिपी रह जाती थी। उसकी असली कीमत तो तब सबके सामने आ पाती थी जब उसे साफ करके अंदर से निकाला जाता था। ऐसे कई दुकानदार होते थे जो इन खजानों को बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही बेचना पसंद करते थे। ये बिल्कुल जुआ खेलने जैसा होता था। खरीदार अपनी समझ और सोच से किसी भी पत्थर को खरीद लेता था और बाद में उसे साफ करता था। अगर उनकी किस्मत ने साथ दिया तो अंदर से खजाने जैसे कीमत की कोई चीज निकल आती थी, जिससे वे एक ही पल में करोड़पति बन जाता था। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता था कि उसके अंदर से कचरा निकले और उनकी सारी लगाई कीमत बेकार चली जाए। एक तरफ नर्क तो दूसरी तरफ स्वर्ग। एक बार दाव खेलने के बाद इंसान कहीं भी गिर सकता था। इस खेल की, इसी एडवेंचर की वजह से कई लोग इसके लिए पागल थे। वे बार बार खेलते थे कि क्या पता उनके हाथ कोई खजाना लग जाए और वे अमीर हो जाएं। कैलकुलेशन करने वाले लोग ये बताने में माहिर होते थे कि कोई चीज खजाना है या नहीं। कुछ बहुत ही काबिल लोग तो खजाने की कीमत उसके साफ होने से पहले ही बता सकते थे। इसलिए मशहूर प्रोफेशन ना होकर भी इस प्रोफेशन के लोग बहुत ही मशहूर हो जाया करते थे। आखिरकार उनके पास सोने का टच जो होता था, अगर वे किसी चीज को खजाना कह देते थे तो लोग बिना झिझके उस चीज को खरीद लेते थे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। दुकानदार बहुत ही शान से मास्टर के बारे में बताने लगा। इन्हें यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए हैं। सुनने में आया था कि ये पड़ोस के देश से आए हैं, लेकिन वहां पर किसी ने इन्हें और इनकी काबिलियत को पहचाना ही नहीं। पहले दिन कोई आदमी एक महंगी 1000 रुपए की वाइन की बोतल खरीद रहा था। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी नहीं माना और उसने 1000 में बोतल खरीद ली। बाद में पता चला कि उस बोतल की कीमत तो 500 रुपए भी नहीं थी। दूसरे दिन मास्टर ने एक लड़ाकू को 200 रुपए एक चीज खरीदने का सुझाव दिया, लेकिन उसमें भी उनकी बात नहीं मानी। इसलिए मास्टर ने खुद ही वो चीज खरीद ली और उसे साफ करने के बाद पता चला कि वो तो एक कीमती हथियार था। उसे तो कोई 1000 में भी नहीं खरीद सकता था। सिर्फ 200 रुपए देकर उसका मुनाफा कई हजार हो गया। इस बात से दुखी होकर उस लड़ाकू ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तीसरे दिन तक वो बहुत ही मशहूर हो गए थे। कई लोग उनसे मिलना चाहते थे और खजाना चुनने में उनकी सलाह लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा मौका किसी किसी को ही मिलता था। उस दिन भी ये मौका सिर्फ एक लड़के को ही मिला। उन्होंने उसे एक छोटी सी बोतल लेने को कहा
जिसकी कीमत 500 रुपये थी। कई लोगों को लगा कि शायद मास्टर से गलती हो ही गई है। एक छोटी सी बोतल की कीमत 500 रुपये कैसे हो सकती थी? लेकिन अचंभे की बात तो ये हुई कि उस लड़के ने उसे खरीद लिया। उसके बाद जब उसने उसे खोला तो उसे उस बोतल में से लेवल 6 की 6 गोलियां मिली। किसी ने तो उस बोतल के बदले में 10,000 रुपये देने का प्रस्ताव भी रख दिया। दुकानदार बड़ा ही उत्साहित होता जा रहा था, यानी 20 गुना ज्यादा मुनाफा। वाह! अगले कुछ दिन में वे रोज मार्केट आते रहे और रोज एक इंसान को सलाह देते रहे और रोज उनकी सलाह ठीक साबित होती रही। वो इंसान रातों रात ही अमीर हो जाता है। लोगों में इस बात के बड़े चर्चे हैं। कुछ लोग तो उनके कमरे के बाहर ही बैठ गए हैं ताकि मास्टर उनकी मदद कर सके। वे सभी आशा करते हैं कि उन्हें भी मास्टर की कोई सलाह मिल जाएगी। अब जब मास्टर दोबारा मार्केट आए हैं तो लोगों का उनके पीछे पागल होना स्वाभाविक है। मास्टर की कहानी सुनकर विपिन भी हैरान रह गया। वाह! वो भी मास्टर से प्रभावित हो गया था। मिट्टी के पीछे छिपा खजाना ढूंढकर निकालने की काबिलियत वाकई तारीफ के काबिल ही थी। ऐसा टैलेंट होना कोई आम बात नहीं थी। अचानक विपिन को एक ख्याल आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरे पास भी तो स्वर्ग की लाइब्रेरी है, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? लाइब्रेरी हर चीज का पूरा ब्यौरा दे सकती थी। विपिन को सिर्फ उस चीज को छूने भर की देर थी। अगर ऐसा खजाने के साथ भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बाकी लोगों को शायद किस्मत की जरूरत हो, लेकिन विपिन के पास तो लाइब्रेरी थी। ऐसा सोचकर विपिन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे तो मैं आसानी से अमीर बन जाऊंगा। पत्थर का प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए एक इंसान को उस पत्थर की कई तरीकों से जांच करनी पड़ती थी, लेकिन विपिन के पास तो लाइब्रेरी थी। वो जैसे ही किसी चीज को छुएगा वैसे ही लाइब्रेरी उसके सामने उसकी किताब रख देगी। उसके बाद वो किसी महंगी चीज को सस्ते दाम में खरीद लेगा और उससे मुनाफा कमा लेगा। वैसे भी उसकी आमदनी कम थी और उसके पास कोई जमा किए पैसे भी नहीं थे, तो ऐसा करके पैसे कमाने का ये अच्छा मौका था। उसने दुकानदार से वो जगह पूछी जहां ये सट्टेबाजी होती थी। उसके बताए रास्ते पर चलकर वो एक बड़े हॉल में पहुंच गया जहां कैलकुलेशन होना था। जैसा कि उसने सोचा था, वहां का नजारा पत्थर कैलकुलेशन जैसा ही था। हर तरह और साइज की चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखी थी। हर एक पर मोटी मोटी मिट्टी और कूड़े की परत चढ़ी हुई थी। उस पर तो छोटे छोटे कंकड़ भी थे। चीजों का आकार बताना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी कीमत पता करना तो दूर की बात थी। ये सच था कि विपिन उन चीजों को सिर्फ देखकर उनका कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। मैं एक चीज को छू कर देखता हूँ, क्या पता काम कर जाए। तो पक्का नहीं पता था कि लाइब्रेरी ऐसा कुछ कर भी सकती थी या नहीं, इसलिए उसने एक बार कोशिश करके देखना ही बेहतर समझा। अपना अंदाजा जांचने के लिए विपिन ने एक चीज को छुआ जिसका आकार इंसान के सिर जितना बड़ा था। शू! एक झटके के साथ ही लाइब्रेरी में एक किताब आ गई। डेकोरेशन का फूलदान लेवल 1 के शिल्पकार ने बनाया। कमियां इसमें कई क्रैक हैं, इसलिए किसी भी समय ये टूट सकता है। उस फूलदान की सभी जानकारी उस किताब में आ गई। इतना बड़ा होने के बाद भी किसी कचरे से ज्यादा नहीं था ये, विपिन किताब पढ़कर बोला। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। किसी भी चीज को छूने पर लाइब्रेरी उस पर किताब बना लेती थी, इसलिए भले ही खजाना कितना भी मिट्टी और कचरे के नीचे छिपा हो, लाइब्रेरी उसे पहचान सकती थी और इसलिए विपिन बड़ी ही आसानी से उसके दाम का अंदाजा लगा सकता था। फिर विपिन ने कुछ और चीजों को हाथ लगाकर देखा। सभी चीजें बेकार ही निकली। वो एक एक करके उस लाइन में रखी सभी चीजों को छूता गया, लेकिन उसे एक भी कीमती चीज नहीं मिली। विपिन ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि दुकानदारों की इस सट्टेबाजी में इतनी कमाई हो जाती थी और कैलकुलेशन करने वाले इतने मशहूर हो जाते थे। यहाँ ज्यादातर चीजें तो बेकार ही मिल रही थी। किसी खजाने के मिलने की संभावना ना के बराबर ही तो थी। मास्टर, मुझे कैलकुलेशन की कोई सलाह दे, मैं आपको सलाह के लिए पैसे भी दूंगा। मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। विपिन और चीजों को देख ही रहा था कि लोग चिल्लाने लगे। भीड़ उस हॉल में इकट्ठी होने लगी और मास्टर की चीखों से हॉल गूंज गया। पीछे चल रहे लोगों की आंखें लाल थी, जैसे उनकी उत्सुकता उनकी आंखों से निकल रही हो और वे सभी पागल जैसे दिख रहे थे। मास्टर, अगर आप मुझे कोई सलाह देंगे तो ये लड़की आपकी सभी बातें मानेगी। कई लड़कियां उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर विपिन हक्का बक्का रह गया। ये तो कुछ ज्यादा ही मशहूर थे। ऐसा लगता था मानो उनकी एक ऑर्डर पर अनगिनत लड़कियां भागी चली आएंगी। हॉल के बीचों बीच पहुंचकर मास्टर रुके और बोलने लगे, मैं आज रात राजधानी छोड़कर जाऊंगा। आप लोगों से मिले प्यार और स्नेह से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज 5 लोगों को सलाह दूंगा। आप सबको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी भी किस्मत में लिखा होगा वो आज ही मुझसे सलाह ले पाएगा।
मास्टर दिखने में बूढ़े लग रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी उनकी उम्र को दर्शाती थी, लेकिन फिर भी उनकी त्वचा बेहद साफ थी और चमक रही थी। उस पर कोई झुर्रियां नहीं दिखाई दे रही थी। शायद वे अपनी त्वचा का बेहद ख्याल रखते होंगे। उनकी आंखों में श्रेष्ठता दिख रही थी, जिसे देखकर लोगों को अपने छोटे स्तर का भान हो जाता था। इसलिए कोई भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज जा रहे हैं मास्टर, आप थोड़े और दिन रुक जाइए। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? मास्टर आज ही शहर छोड़कर जा रहे थे। ये बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजधानी में कोई कैलकुलेशन करने वाला रोज रोज नहीं आता था और मास्टर इतने कम दिनों में ही यहाँ से वापस जाने की बात कर रहे थे। मास्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे और भी कई काम करने होते हैं। उनके हाव भाव किसी एक्सपर्ट के जैसे थे, जो मन से शांत दिखाई पड़ते थे, जैसे कोई बहती नदी हो जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। वे लोगों को उदास होते देख वे बोले, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज 5 की जगह 10 लोगों की मदद करूंगा और उनके लिए चीजों का कैलकुलेशन करूंगा। आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान की ताकत और एनर्जी दोनों जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा 10 ही चीजों का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक आदमी भीड़ में से चीखा, मास्टर कोई बात नहीं, अगर आप मुझे चीज चुनकर देंगे तो मैं बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी पैसे दूंगा। अगर मास्टर मेरे लिए कोई चीज चुनकर देंगे तो भले ही वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं उतने ही पैसे मास्टर को भी दूंगा। कई लोग मास्टर की बात सुनकर चिल्लाने लगे। मास्टर ने पहले भी कई लोगों को कई गुना फायदा करवाया था। अगर उन्हें भी कई गुना फायदा हो जाए तो उसके लिए थोड़े पैसे देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार फायदा भी कई गुना होता था। मास्टर ने हाथ हिलाकर मुंह बनाया, नहीं, और फिर लोगों को चुप कराकर बड़ी ही श्रेष्ठता से कहा, मैं किसी चीज का कैलकुलेशन पैसे के लालच में नहीं करता। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं आपकी मदद क्यों करता? मैं खुद ही किसी चीज को चुन लेता और फिर उसे बेचकर फायदा कमा लेता। क्या इस तरह से मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते? आप ही सोचिए। भीड़ उनकी बात सुनकर निस्तब्ध रह गई। हाँ, उनकी बातें गलत तो नहीं थी। वे खुद ही अपने टैलेंट से अच्छी अच्छी चीजें चुन सकते थे और फिर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन सकते थे। ऐसा करने में उन्हें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ती और वे करोड़पति बन सकते थे। अपने दोनों हाथ पीछे करके वो संदीप महेश्वरी की तरह सबको समझाने लगे, मैं आप सबकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे कितना सराहा और कितना सम्मान दिया है। मेरे लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। वो तो किसी बादल जैसे होते हैं, कब चले जाएं पता ही नहीं चलता। पैसे कमाना तो आसान है, लेकिन दोस्ती बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। फिर आगे बोले, मैंने आपकी मदद करने का वादा पैसों के लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्ती के लिए किया है। अगर कोई अब भी पैसे की बात करना चाहता है तो वो मुझसे बात ना ही करे, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। मास्टर आप तो महान हैं, हम ही बेवकूफ निकले। हम आपके आदर्शों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आज मैं आपके सामने झुकता हूँ मास्टर। मास्टर की बातें सुनकर जो लोग पैसे की बात कर रहे थे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। देखो मास्टर की ओर देखो और फिर खुद को देखो। क्या कोई तुलना भी हो सकती थी? इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वो मास्टर है और हम बेकार के लालची लोग। मास्टर ने आगे कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी चीज चुनूं, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैलकुलेशंस केवल एक अंदाजा होता है, कभी सही तो कभी गलत हो सकता है। मैं किसी से इस बात का कोई वादा नहीं कर सकता कि मेरी चुनी उन सभी चीजों में खजाना ही निकलेगा। मास्टर, हमें सट्टेबाजी के खतरों के बारे में पता है। आपकी कैलकुलेशन क्षमता हमसे कहीं अच्छी है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें आप पर विश्वास है मास्टर। हमें नियम पता है, किसी को भी हर बार खजाना नहीं मिल सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि आपकी सलाह से हमें फायदा ही होगा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे। मास्टर ने माहौल देखकर कहा, क्योंकि आप सभी को मुझ पर विश्वास है तो ठीक है, मैं भी कोई चीज चुनकर अपनी बेइज्जती करवा ही लेता हूँ, लेकिन आप में से कौन सा दोस्त पहले आगे आएगा? मैं एक ही पल में कई लोगों ने अपना हाथ उठा लिया और कुछ तो मास्टर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कूदने लगे। एक कैलकुलेशन करने वाले की हैसियत बहुत बड़ी होती थी। उनकी हर एक हरकत पर लोग पागलों की तरह हरकत करने लगते थे। ठीक है तुम। मास्टर ने एक आदमी की ओर इशारा किया और वो खुशी से आगे आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर ने उसे चुना था। मैं क्या सच में मुझे ही बुलाया? मास्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ही। उनकी पोशाक से लेकर तौर तरीके तक तभी से वो एक एक्सपर्ट लग रहे थे। वो आदमी खुशी से उछलता और मास्टर के सामने आ गया। शुक्रिया मास्टर।
फिर बड़े ही सम्मान से उसकी ओर देखकर बोला, मास्टर मैं कौन सी चीज खरीदूं? अपनी बाजू ऊपर करके मास्टर आगे बढ़े। हमें देखने दो। वे शांति से प्लेटफॉर्म पर रखी चीजें देखने लगे। पूरी भीड़ एकदम से शांत हो गई। सभी मास्टर को देख रहे थे। कोई भी आवाज निकाल कर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। फिर वे रुके। उन्होंने एक चीज पर अपना हाथ रखा और उस पर हाथ घुमाने लगे जैसे ही कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। फिर उनके पूरे शरीर को एक झटका लगा। 1 मिनट के बाद ही उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मास्टर फिर उस आदमी की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम ये वाली आकृति ले सकते हो। मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जिसके मुताबिक इसकी कीमत काफी अच्छी है। उस आदमी ने खुशी से पूछा, ये वाली? फिर वो दौड़ते हुए आगे आया। उस चीज का साइज बहुत बड़ा था और उस पर बहुत ही सारी मिट्टी और कंकड़ की परत थी। चीज इतनी बड़ी थी कि उसका आकार दिखने में एक खंबे जैसा हो गया था। इस तरह का खजाना साफ करना सबसे मुश्किल होता था और उसका साइज जो कि एक इंसान की लंबाई का था, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसे साफ करने में ही कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे। मास्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आदमी बोला, क्योंकि मास्टर ने मेरे लिए इसे चुना है तो मैं इसे जरूर लूंगा। फिर उसने वहां खड़े डीलर से पूछा, ये कितने का है? डीलर ने आगे आकर उसे देखा और फिर बोला, 50,000 रुपए। आदमी हैरान था। 50,000? ये कोई छोटी रकम नहीं थी। वो भले ही अमीर था लेकिन इतनी रकम देना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इससे ज्यादा तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। प्रशा जैसी मशहूर टीचर भी सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा पाती थी हर महीने। उसे भी 50,000 रुपए जमा करने में कई साल लग जाएंगे। उसे हिचकिचाते हुए देख भीड़ में से कोई चिल्लाया, ले लो, ले लो। मास्टर ने लेने का सुझाव दिया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, मास्टर की सलाह गलत नहीं हो सकती। अभी इसकी कीमत भले ही 50,000 हो, लेकिन अगर इसे साफ करने के बाद ये 1 लाख की होगी तो तुम्हारे ऊपर तो पैसों की बरसात हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में तो मास्टर ने कम कीमत की चीजें ही चुनी थी, लेकिन लगता है आज जाने से पहले वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए महंगी चीजें चुन रहे थे। कई लोग एक एक करके चिल्लाने लगे। थोड़ा हिचक कर आदमी बोला, ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा, और बिल भरने चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद मास्टर दोबारा से भीड़ की तरफ देखकर बोले, बहुत अच्छे, अब दूसरा कौन आएगा? मैं। लोग फिर से हाथ खड़ा करने लगे। विपिन ने देखा कि दुकानदार भी हाथ ऊपर किए खड़ा था और मास्टर को देख रहा था। वो हाथ हिला हिलाकर मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तुम? मास्टर ने एक और इंसान को चुन लिया था। ये इंसान बड़े ही अच्छे कपड़े पहने हुए था और बूढ़ा भी था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर होगा। पहले की ही तरह से मास्टर ने उसके लिए भी एक चीज चुन कर दी, 80,000 रुपए। ये खजाना तो पहले वाले खजाने से भी महंगा निकला, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना हिचके उसे खरीद लिया और वहीं के वहीं बिल भी दे दिया। ये तो वही फूलदान है जो मैंने देखा था। इसे तो केवल एक के शिल्पकार ने बनाया था। ये 80,000 रुपए का कैसे हो सकता है? मास्टर की चुनी हुई चीज को ध्यान से देखने के बाद विपिन को याद आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर ने उस बूढ़े आदमी को इतनी बेकार चीज क्यों दी? माना कि उसने सभी चीजों को छू कर नहीं देखा था, इसलिए उसे सभी चीजों की कीमत नहीं पता थी। लेकिन इस फूलदान के बारे में तो विपिन ने लाइब्रेरी में पढ़ा था। लाइब्रेरी गलत नहीं हो सकती। ये देखने में भले ही बड़ा दिखता हो, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एक पुराना फूलदान था जो कभी भी टूट सकता था। शायद सफाई के वक्त ही टूट जाए। उसकी कीमत तो 1 रुपए जितनी भी नहीं थी और इसने 80,000 रुपए दे दिए। मास्टर को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? वो उलझन भरी नजरों से फूलदान को देखने लगा। फिर उसने मास्टर के चेहरे की तरफ देखा। अचानक उसके दिमाग में लाइब्रेरी में एक झटका लगा और एक किताब आ गई। उसके कवर पर अमित लिखा था। कहीं ये किसी तकनीक या पोज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? लाइब्रेरी में तो किताब तभी आती थी जब कोई किसी पोज या तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता था। हो सकता है कि वो अभी कोई तकनीक लगा रहे हों। हैरानी से विपिन ने उस किताब को खोला। ये एक नजर डालकर ही विपिन के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो कुछ अजीब नजरों से मास्टर की ओर देखने लगा। मास्टर की कमियां और उसके पिछले कर्म सभी उस किताब में लिखे थे। नाम अमित, एक कैलकुलेशन करने वाले का स्टूडेंट, पड़ोसी देश में एक धोखेबाज जिसने अपना नाम कैलकुलेशन करने वाले के तौर पर बनाया, धोखा देकर पैसा कमाने और लड़कियों का फायदा उठाने के लिए मशहूर, तकनीक, मोहित करने वाली आवाज, लोगों को अपनी आवाज से मोहित कर देना और फिर उन्हें बेवकूफ बना देना। कमियां, एक पड़ोसी देश से निकाला हुआ। 2, विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जो इंसान देखने में एक एक्सपर्ट जैसा लग रहा था वो असल में एक धोखेबाज निकला।
एक मिनट के लिए तो विपिन को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में महान था। लगता है भीड़ में से कई लोग इसके साथी थे जो इसके लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मदद करते थे। वो डीलर भी इसके साथ ही मिला होगा। दोनों ने मिलकर कैलकुलेशन करने के तौर पर इसकी शोहरत नाम बढ़ाए होंगे ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें बेकार की चीज़ें ऊंचे दाम पर बेच सकें और उससे फ़ायदा ले सकें। अगर वो धोखा कर रहा होता है तो किसी न किसी के साथ तो धोखा होगा ही। मास्टर की धोखाधड़ी के बारे में जानकर भी विपिन को उसकी पोल खोलने में कोई रुचि नहीं थी। पहले तो उसके पास उसकी धोखाधड़ी का सबूत नहीं था। लाइब्रेरी का राज किसी भी हाल में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऊपर से लोगों को मास्टर पर बहुत भरोसा था और अगर विपिन उन्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि उनका चहेता मास्टर एक धोखेबाज था तो क्या पता वे लोग उल्टे विपिन की ही पिटाई कर दें। विपिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसका फायदा ना हो। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना तो बेवकूफ़ी ही होगी ना। छोड़ो, मैं बस अपनी चीजें देखता हूँ और ठीक लगने पर खरीद लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। उसे वैसे भी इस मास्टर से क्या लेना देना जो एक्सपर्ट का नाटक कर लोगों को हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर विपिन प्लेटफॉर्म पर रखी चीजों को एक एक करके देखने लगा और चलते चलते हर चीज को हल्के से छूने लगा। उसके छूते लाइब्रेरी एक किताब बना लेती थी। हालांकि किताब में उस चीज का दाम नहीं लिखा होता था, लेकिन हो सकता था कि जिस चीज में कम कमियां थी वो चीज अच्छे दामों में बिके। 40-50 चीजों को छूने के बाद विपिन को पता लगा कि उनमें से एक भी चीज कीमती नहीं थी। अच्छी चीज होने की इतनी कम संभावना देखकर विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डीलर को तो बहुत फायदा होता होगा। जब विपिन चीजों को छूने में व्यस्त था तब उसके पीछे एक आवाज आई, आखिरी मौका मैं तुम्हें देता हूँ। विपिन ने मुड़कर देखा, वो मास्टर उसकी ओर देख ही रहा था और विपिन के देखते ही सिर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। विपिन का शक सही निकला। उस मास्टर ने उसे चुना था अपना शिकार बनाने के लिए। सभी लोग उसे देख रहे थे, कुछ तो नफरत से भी देख रहे थे। विपिन ने फिर पूछा, मैं? मास्टर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही ये मौका मिला है। मास्टर के चेहरे पर घमंड दिख रहा था, जैसे चुने जाने का ये मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता हो और विपिन को तो इस बात से खुश होना चाहिए। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, हिचकिचाहट? उसके शरीर का कौन से भाग के हिचकिचाता हुआ लग रहा था? उल्टा वो तो ये सोच रहा था कि उसकी किस्मत कितनी खराब कैसे हो सकती थी जो उसे चुना गया। इतनी भीड़ में से भी उस मास्टर को ही उसे ही चुनना जरूरी था क्या? लेकिन फिर उसे हालात समझ आए। वो भीड़ जो उस मास्टर के पीछे पीछे चल रही थी वो उसके ही तो लोग थे जो सिर्फ मास्टर की महानता बाकी लोगों के दिखाने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और क्योंकि विपिन मास्टर से अलग खड़ा सच में चीजों को देख रहा था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक ग्राहक था और ये बात सबको साफ नजर आ रही होगी। आपके ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि विपिन को पता था कि मास्टर एक धोखेबाज था, इसलिए वो उसका अगला शिकारी नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया और वापस मुड़कर चीजें देखने लगा। मास्टर को कुछ समझ नहीं आया। नहीं चाहिए? पिछले 9 लोगों ने ये मौका पाते जवाब खुशी से ही दिया था। सभी को अमीर बनने का एक मौका चाहिए था। कुछ तो खुशी के मारे बेहोशी होने वाले थे, लेकिन जब इस आदमी को ये मौका मिला तो ये कह रहा है कि इसे नहीं चाहिए। उसने अपने चेहरे के भाव छिपा दिए, फिर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ा और विपिन को फंसाने की कोशिश करने लगा। तुम जरूर कोई खजाना ढूंढना चाहते होंगे, तभी तो तुम इस जगह पर आए हो। मैंने देखा कि तुम चीजों को देख तो रहे हो लेकिन उसका कैलकुलेशन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत चीज लेकर इतनी कम उम्र में कंगाल हो जाओ। क्या तुम्हें सच में कोई मदद नहीं चाहिए? मेरी सलाह को मना करके मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। लड़के, अगर तुम्हें मौका नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये सच में मास्टर की सलाह नहीं चाहता। इसका दिमाग तो खराब नहीं है, ये दिखने में भी पागल जैसा ही दिख रहा है। मैंने पहले भी इसे चीजों को छूते हुए देखा था, कहीं ये चोरी करने तो नहीं आया है। अगर मास्टर मुझे ये मौका दें तो मैं रोज उनकी पूजा करूंगा। सब लोग मास्टर और विपिन की बातें सुन रहे थे। विपिन का जवाब सुनकर लोग उसे पागल समझ रहे थे। कोई तो उसे चोर बनाने में ही लगा हुआ था। वे कैलकुलेशन फील्ड में मास्टर थे। वे आज ही 10 लोगों की मदद करने के बाद यहाँ से चले जाने वाले थे। इतना अच्छा मौका कोई कैसे बर्बाद कर सकता था? सभी को एक मौका चाहिए था और ये आदमी मौका मिलने पर भी मना कर रहा था। इसे पागल नहीं तो और क्या कहें। विपिन ने सिर हिलाकर मना किया और फिर कहा, मुझे सच में मदद नहीं चाहिए। कंगाल हो सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं जरूर कंगाल हो जाऊंगा। इतनी जल्दी कुछ रिजेक्ट मत करो। विपिन की बातें बीच में ही काटकर मास्टर बोले। फिर वे आंखों में पूरी दुनिया के लिए करुणा होने का नाटक करते हुए और सबको हीरो बनने का नाटक करते हुए कहने लगे, तुम्हारे जैसे कम उम्र के नौजवान के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता होगा। लोग आजकल एक दूसरे पर कम ही भरोसा करते हैं, खासकर कम उम्र के लोगों पर। मुझे तुम्हारी मदद के बदले में कुछ नहीं चाहिए।
मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बेकार चीज लेकर अपने पैसे बर्बाद करो। मास्टर अमित तो बहुत दयालु है। वे न सिर्फ अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं बल्कि उनके जैसा दयालु तो कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए तो वो पूजनीय है। आज मैं सिर्फ एक ही आदमी की इज्जत करूंगा, सिर्फ मास्टर अमित की। मास्टर की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। देखो कितने दयालु थे ये। इतनी अच्छी कैलकुलेशन सिस्टम कैपेसिटी होने के बाद भी वे उसका इस्तेमाल खुद अमीर होने के लिए नहीं करते, बल्कि लोगों को गलत चीजें चुनने से रोकते थे और अपनी एनर्जी दूसरों की मदद करने में लगाते थे। दुनिया में उनके जैसा महान और दयालु कोई दिया लेकर भी ढूंढे तो दूसरा नहीं मिलेगा। उसे लगा नहीं था कि वे इतने बड़े बड़े शब्द इतनी बेशर्मी से बोल देंगे। विपिन ने सिर हिलाकर एक गहरी सांस ली और फिर कुछ बोलने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसके हलक से कोई आवाज आती, सामने वाले ने फिर उसे टोक दिया। मास्टर ने उसकी ओर दया से देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, चिंता मत करो। विपिन ने अविश्वास से पूछा, आप मेरे विचार जानते हैं? मास्टर ने घमंड से कहा, बिल्कुल। तुम सोच रहे हो कि तुम अभी बहुत छोटे हो और कोई खजाना मिलने पर भी तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ना तुम्हारे पास ताकत है न नाम। उल्टे अगर खजाना मिल गया तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ओह, इसलिए ये मना कर रहा था। न सिर्फ मास्टर सही मूल्यांकन कर सकते हैं बल्कि वे तो दूसरों के विचार भी समझ सकते हैं। ये तो सच है कि खजाना मिलने के बाद लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस लड़के का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। मास्टर की बताई गई कहानी सुनकर लोगों को समझ आ गया कि विपिन मदद लेने से क्यों मना कर रहा था। ये तो स्वाभाविक था। विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ये आदमी तो बहुत ही अहंकारी है। इसे अपने सही होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अपने अलावा इसे कुछ दिखता ही नहीं था। रक्षा करने की ताकत नहीं है, ऐसा तो सिर्फ यही सोच सकता था। तभी सुनो, इससे पहले कि विपिन सबकी गलतफहमी दूर करता, वो फिर से बोलने लगे, मैंने इस लड़के को चुना है, इसलिए इसे चाहे कोई भी खजाना मिले, आप लोग प्लीज इसे जलन मत अनुभव करना, ना ही इसके खजाने का लालच करना, नहीं तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लालच करने वाले पर मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मास्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके चुने हुए किसी भी इंसान को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? मास्टर, चिंता ना करें, हम में से कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे। फिर मास्टर ने विपिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा और कहा, देखो अब तो मैंने सबको बता दिया है, तुम अब बिना किसी चिंता के कोई भी चीज ले सकते हो। विपिन को क्या पता था कि ये इंसान खुद को इतनी तवज्जो देता रहेगा। वो कुछ बोलता उससे पहले उस मास्टर ने फिर अपनी गाथा शुरू कर दी। तुम्हें आभार जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि हमारा मिलना किस्मत में ही लिखा था। किस्मत की कहानी को कोई नहीं समझ सकता। किस्मत में जैसा लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस। वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चीज देख रहे थे ना? मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम ये चीज ले लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मास्टर ने विपिन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक ढेर में से एक चीज उठाई और विपिन को देते हुए कहा, कमाई। उस चीज को देखकर विपिन ने पूछा। वो हैरान था। उसने उस चीज को पहले ही जांच लिया था। वो बेकार थी और उसकी कीमत 2 रुपए भी नहीं होगी। उससे कमाई होने के कोई आसार नहीं थे। अगर उसे उसके अभी के दाम पर खरीदा तो उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। उस चीज को मास्टर ने डीलर को देते हुए कहा, ये वाली। और फिर डीलर ने एक आदमी से कहा, तुम इस लड़के से बिल ले लेना। डीलर ने रकम बताई 30,000 रुपए। विपिन को वहीं खड़ा देख डीलर ने उसे उकसाया, जल्दी करो और बिल भर दो। ये आज रात का सबसे कीमती खजाना है लड़के, आज तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम सोने की खदान पर खड़े हो। मास्टर ने विपिन को देखकर कहा, घर जाकर इसे साफ करना। अंदर के खजाने को देखकर ज्यादा पागल मत हो जाना। कई बार काटे जाने की वजह से विपिन परेशान था और अब मास्टर की बड़ी बड़ी बातें उससे सुनी नहीं गई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पागल हो तुम? पागल तो तुम हो। अगर तुम्हें दूसरों को ठगना है तो जाओ, जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें हीरो बनने में मजा आ रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं तो तुम्हारी ही बेइज्जती होने से बचा रहा हूँ।